गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, दिस इज CM1, दैट इज एक्चुअल मैथमेटिक्स 1। अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका फर्स्ट पेपर है? फर्स्ट पेपर, बाकी सबने पेपर दिए हुए हैं। ठीक है, CS1 किस किसने दिया हुआ है? okay. कोई ऐसा जिसने CS2 दिया हुआ है? CS2 दे दिया, ठीक है, ओके परफेक्ट। ओके, पहला डिस्कशन ही यही है कि जिसने CS1 दिया हुआ है या CS2 दिया हुआ है, व्हाट डू यू थिंक योर बिगेस्ट चैलेंज वाज? लाइक जब आप CS1 पढ़ रहे थे, जब आप CS पेपर्स पढ़ रहे थे, तो आपका पहला चैलेंज आपको क्या लगा? लाइक एज अ फर्स्ट पेपर ऑफ योर एक्चुअल जो आपने CS दिया, व्हाट वाज योर फर्स्ट चैलेंज? व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज जो आपने फेस किया उस टाइम पर? एनीवन? CS पेपर्स में टाइम मैनेजमेंट वाज एन इशू, ओके ठीक है। एंड समथिंग एल्स? क्वेश्चन को सॉल्व करना वो तो किसी भी पढ़ाई का एक कॉमन चैलेंज है, उसको छोड़ दो। व्हाट वाज द स्पेसिफिक प्रॉब्लम, राइट? कि जो आप CS पेपर में आप पढ़ रहे थे, जैसे द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम विच आई हियर अबाउट इज R, बिकॉज R का क्या है कि R इज एन अननोन टेरिटरी, है ना। लेट्स से यहाँ पर जो आपका प्रैक्टिकल पेपर है दैट विल डू ऑन MS Excel। तो इवन दो अगर सपोज आपने MS Excel कभी फॉर्मली नहीं पढ़ा अपने स्कूल में या कॉलेज में, आपने फॉर्मली अगर नहीं भी पढ़ा है, तो भी इट इज अ सॉफ्टवेयर, इट इज अ प्लेटफॉर्म जिससे कहीं ना कहीं हम फेमिलियर हैं। एटलीस्ट वी नो कि उसका बेसिक इंटरफेस क्या है, हाउ डज इट लुक, किस तरीके से उस पर बेसिक हम काम करते हैं, राइट। बट R जो प्रोग्रामिंग है दैट इज अ अननोन टेरिटरी। तो सबसे पहले जो इशू आता है CS1 में मोस्टली स्टूडेंट्स को, वो ये कि एक अननोन टेरिटरी में उनको बेसिकली स्टडी करना है। तो R की अगर आप स्टडी अगर आप देखो तो सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि R को इंस्टॉल कैसे करना है ना, R को हमें स्टार्ट कैसे करना है। तो वहां से बिल्कुल स्टार्ट होता है, देन यू लर्न बेसिक R। तो सबसे पहले तो R सीखते हैं आप, बेसिक कमांड्स। उसके बाद CS1 R पे कैसे करना है, फिर आप वो सीखते हैं। बट यहाँ पे हमें वो प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे विल बी डूइंग इट ऑन MS Excel। तो MS Excel सबके लैपटॉप में इंस्टॉल्ड होगा पहले से, सबका बेसिक आइडिया होगा। इवन दो विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, किसी को नहीं भी आता तो MS Excel ओपन कैसे करना है वहां से हम स्टार्ट करेंगे, एटसेट्रा, राइट। दूसरा, CS और CM में डिफरेंस क्या है? CS1 का जो स्टार्टिंग का 30% पार्ट है दैट इज कंप्लीटली कोर मैथमेटिकल। एटलीस्ट आप जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन तक अगर आप बात करोगे तो ऑल्दो उसके पीछे भी बहुत सारी प्रैक्टिकलिटीज हैं। बट द थिंग इज दैट कि वी हैव बीन टीचिंग स्टैटिस्टिक्स फॉर इयर्स एंड इयर्स। तो अगर हम कोई कोर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी पढ़ा रहे हैं तो उसके पीछे का हमें पता है कि कॉन्सेप्ट आया कैसे है। सो वी कैन सी अ लॉट मोर थिंग्स हैपनिंग बिहाइंड दोस कॉन्सेप्ट्स। बट जब आप पहली बार कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूं कि उतनी डेप्थ में आप भी वो पढ़ पाओगे, आपको समझ में आएगा, वो अनफेयर होगा आप लोगों के लिए, है ना। तो स्टार्टिंग में क्या, इट सीम्स लाइक कि हम किसी क्लास 12 की मैथमेटिक्स की क्लास में बैठे हुए जहां पे हम इंटीग्रेशन पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स हमें इंटीग्रेशन करना अच्छा लगता था 12th क्लास में, तो वो हमें कभी प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। जब आपका CIT के बाद से जब आपका कंटेंट आपका स्टार्ट होता है तो वहां से थोड़ी प्रैक्टिकलिटीज भी आती हैं पढ़ने के लिए, तो एक इंटरेस्ट भी बनता है और चीजें थोड़ी सी टिपिकल भी आपके लिए बनती है ना। CM1 में क्या है, सिंस इट इज अ ब्लेंड ऑफ फाइनेंस, तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपके पास क्या होंगे, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स होंगे, रियल वर्ल्ड स्टडीज होंगे, रियल वर्ल्ड डिस्कशंस होंगे। तो एटलीस्ट आपको कभी भी ऐसा फेस करने को नहीं मिलेगा कि जो हम पढ़ रहे हैं इसका कोई रेलेवेंस है कि नहीं है। बिकॉज फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आज की क्लास से आप फील करने लग जाओगे कि जिस चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं वो डेली क्या है, कहीं ना कहीं आपके पास आपको अपने आसपास दिखाई देती है, राइट। तो CM1 इज एक्चुअल मैथमेटिक्स 1। तीन चीजें डिस्कस करेंगे अभी हम, दैट इज व्हाट इज द करिकुलम, हमारा स्टडी प्लान क्या होगा, एंड उसके बाद कोई भी क्वेरी है आपकी देन वी विल डिस्कस दैट क्वेरी एज वेल। तो मैं अगर सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस वाइज इट हैज 27 चैप्टर्स, राइट। अब सिलेबस देखने में एक बार अगर मैं नंबर बताऊं 27 चैप्टर सीम लाइक अ लॉट, है ना, कि 27 चैप्टर है, मतलब सिलेबस बहुत वास्ट है। मैं ये नहीं कहूंगा कि CM1 का सिलेबस छोटा है, बिकॉज CM1 का सिलेबस बड़ा है, ऑफ कोर्स बड़ा है। CS1 से बड़ा है, CS2 से थोड़ा छोटा कहेंगे, ठीक है, या इक्विवेलेंट कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, बट ठीक है। बट ऑफ कोर्स चैप्टर्स हैं, बट हमें कभी इस नंबर पे नहीं जाना है, 27 चैप्टर्स पे नहीं जाना। उसके पीछे के 2-3 रीजन है। पहला रीजन क्या है कि जब करिकुलम रीडिजाइन हुआ था आज से 3 साल पहले, तो उससे पहले कई चैप्टर्स ऐसे थे जो अभी आपको इंडिविजुअल चैप्टर्स दिखाई दे रहे हैं, वो एक चैप्टर का पार्ट हुआ करते थे। फॉर एग्जांपल सपोज कोई एक चैप्टर था, उसमें 3 मेजर टॉपिक्स हुआ करते थे। तो हम पहले क्या करते थे, उसको एक ही चैप्टर में पढ़ते थे। उसके बाद क्या हुआ कि उन मेजर टॉपिक्स को स्प्लिट करके इंडिविजुअल चैप्टर्स बना दिए गए। तो उससे क्या हुआ कि ऑल्दो हम पढ़ सपोज हम एक ही चैप्टर रहे होंगे, बट क्या कि नंबर काउंट बढ़ गया उसका, है, टॉपिक से काउंट आपके बढ़ गए। सेकंड, देयर आर मेनी टॉपिक्स जो मैं आपको हमेशा क्लब करके पढ़ाऊंगा, है ना। जो आपके असाइनमेंट्स होंगे वो भी आपके क्लब असाइनमेंट्स होंगे, जैसे 3 टॉपिक्स का आपका क्लब असाइनमेंट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्या है बिल्कुल एक जैसे ही हैं, एक पूरे फ्लो में चल रहे हैं, तो उनको सेपरेट चैप्टर वाइज पढ़ने का कोई खास सेंस है नहीं। तो आई ऑलवेज क्लब देम। तो ऑल्दो नंबर बहुत ज्यादा लग रहा है पर कभी भी नंबर आपको इशू नहीं आएगा, राइट।
नाउ लेट्स डीप डाइव मोर इनटू द करिकुलम कि हमें कंटेंट में पढ़ना क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, राइट। तो जो ब्रेकअप है आपके सिलेबस का, दैट इज जो पहला पार्ट है आपका दैट इज फाइनेंशियल मैथमेटिक्स एंड मॉडलिंग, एंड जो दूसरा पार्ट है आपका दैट इज कंटिजेंसीज एंड लाइफ इंश्योरेंस, राइट। ये वहां पे सिलेबस कोई डिवाइडेड नहीं है कि इस तरह से डिवाइड किया गया, ये हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं। एंड मैं करिकुलम की बात करूं तो जो पहला पार्ट है आपका दैट इज फाइनेंशियल मैथमेटिक्स एंड मॉडलिंग, दैट कंट्रीब्यूट्स टू 45% ऑफ द सिलेबस, एंड जो आपका लाइफ इंश्योरेंस और कंटिजेंसीज है दैट कंट्रीब्यूट्स टू 55% ऑफ द सिलेबस। इसका मतलब ये नहीं है कि 45 मार्क्स का आपको फाइनेंशियल मैथमेटिक्स से आएगा, 55 मार्क्स का आपको कंटिजेंसी से आएगा। ये जो ओवरऑल कोर्स कंटेंट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है कि उसमें जो 45% चैप्टर है वो किसका, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का है, और जो कंटिजेंसी जो लाइफ इंश्योरेंस वाला पार्ट है वो किसका है आपका 55%, वो आपका टोटल कोर्स कंटेंट है, दैट इज इट एंड नथिंग एल्स। हम ऑफ कोर्स विल स्टार्ट विद फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। तो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स एंड मॉडलिंग में जो पहला चैप्टर है आपका दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ एक्चुअल मॉडलिंग, राइट। अब प्रिंसिपल ऑफ एक्चुअल मॉडलिंग की हम बात करेंगे तो इसमें बेसिकली वी डिस्कस हाउ एक्चुअल मॉडल्स आर क्रिएटेड। दिस इज अ कंप्लीटली थ्योरेटिकल चैप्टर जो हम सबसे एंड में कवर करते हैं जब हमारा सब कुछ मैथमेटिकल खत्म हो चुका होता है, राइट। लाइक अगर आप सपोज इफ यू आर गोइंग टू कोर एक्चुअल वर्क एंड वहां पे आपको नया प्रोडक्ट अगर डेवलप करना है, कुछ भी अगर नई पॉलिसी आपको डेवलप करनी है, सो व्हाट शुड बी द बेसिक क्राइटेरिया ऑफ डेवलपिंग अ मॉडल। अगर सपोज आप इसमें भी अगर आप बात नहीं कर रहे हैं, इवन इफ यू लेट्स से लेटर यू स्विच टू फील्ड्स लाइक डेटा साइंस, एनालिटिक्स, एवरीथिंग, राइट, एआई, मशीन लर्निंग, कुछ भी में आप काम कर रहे हैं, वहां पे अगर आप मॉडल्स डेवलप कर रहे हैं तो एक कुछ फंडामेंटल्स होते हैं जो आपके हर जगह पे काम करते हैं, दैट इज दैट हाउ शुड वी डील विद डेटा, हमें डेटा के साथ हमें कैसे डील करना चाहिए, हाउ शुड वी वेरीफाई द डेटा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे, व्हाट शुड बी द क्वेश्चंस, हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है आपका कैश फ्लो मॉडल्स। ये चैप्टर कभी भी हम सेपरेटली नहीं पढ़ते। इसका रीजन क्या है कि आगे आने वाले जो भी चैप्टर्स हैं उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो डेफिनेशंस है, वो क्या किया गया स्टार्टिंग में एक चैप्टर में समराइज करके आपको बता दिया गया, बट बाद में जब हम वो चैप्टर्स पढ़ेंगे तो साथ साथ तो वो हम कवर करते रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जब फ्यूचर में जब मैं आपको लोन पढ़ाऊंगा तो आई टीच यू कि कितने तरह के लोन्स होते हैं, क्या आपके अरेंजमेंट्स होते हैं, तो एक चैप्टर में जस्ट उसमें एक डेफिनेशन दे दी गई, डजंट मीन कि पहले हम उसकी डेफिनेशन को पढ़ें, बिकॉज जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे हम साथ साथ वो भी पढ़ते रहेंगे। तो आगे का जब हम करिकुलम करेंगे तो अपने साथ अपने आप ही क्या ये चैप्टर भी कवर होता रहेगा। नेक्स्ट इज अ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर जो जिससे हम स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि आज अगर आपके पास लेट्स से 100 रुपीज है और एक साल के बाद आपके पास 100 रुपीज है, क्या दोनों की वैल्यू सेम होगी या नहीं होगी, एटसेट्रा। नेक्स्ट इज आवर इंटरेस्ट रेट्स। तो इंटरेस्ट रेट्स, हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड? मोस्टली आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिकॉज जो आज हम स्टार्ट करेंगे विल स्टार्ट फ्रॉम सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वी विल नॉट अज्यूम एनीथिंग कि किसी को इंटरेस्ट के बारे में किसी को कुछ आता भी है, किसी ने कभी कुछ सुना भी है ना। वी विल अज्यूम कि आपको कुछ नहीं आता, यू आर बेसिकली बिल्कुल अ फ्रेशमैन, राइट। आई एम आल्सो फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, तो आई नो। तो ऐसा नहीं है कि कॉमर्स वालों को इसमें कहीं पर भी कुछ भी एज है और साइंस वालों को कहीं पर भी कोई भी इसमें डिसएडवांटेज है, बिकॉज एवरीथिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच ओनली, राइट। दिस इज नॉट CB1, दिस इज CM1। सो इंटरेस्ट रेट्स में we'll discuss about different kind of interest rates as well, simple और compound वो एक अलग बात है। we'll also discuss about the interest rate जहां पर अलग अलग तरह के कैश फ्लोज आते हैं, अलग अलग आपकी टाइमिंग्स होती हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से सपोज एक सैलरीड पर्सन है, एक पर्सन जो इस टाइम पे जॉब कर रहा है, जो पर्सन इस टाइम पे जॉब कर रहा है उसके पास क्या पर मंथ सैलरी आ रही है, हर मंथ सैलरी आ रही है, तो उसके पास जो कैश आ रहा है, जो इनफ्लो आ रहा है, उसका एक तरीका अलग है ना। हर मंथ के एंड के उसके पास पैसे आते हैं, उसके अपने एक्सपेंसेस हैं, अपना सब कुछ है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अब उस पर्सन को अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है या कहीं पर सपोज उसको अगर इन्वेस्ट करना है, कुछ भी करना है, तो उसका अपना एक क्राइटेरिया होगा। लेट्स थिंक अबाउट समवन विद अ कंटिन्यूअस पेमेंट बिजनेस स्ट्रीम, एक ऐसा बिजनेस जहां पर कंटिन्यूअसली पैसा आता रहता है। तो मेरा फेवरेट एग्जांपल है कि लेट्स थिंक अबाउट एनी रेस्टोरेंट इन मूर्थल, ठीक है। आप मूर्थल में किसी भी रेस्टोरेंट की आप बात करो, सुखदेव की बात कर लेते हैं लेट्स से, वो 24 आवर्स आपको खुला रहता है एंड उसके पास हमेशा आपको क्लाइंट मिलेगा। आई डोंट थिंक कि जो उसका बिलिंग काउंटर है वो कभी बंद होता होगा, कंटिन्यूअसली पेमेंट्स आ रही हैं, क्लाइंट्स आ रहे हैं और उसके खर्चे भी क्या उसी के हिसाब से कंटिन्यूअसली होते रहते होंगे। तो वो एक ऐसे बिजनेस में है जहां पर पैसा क्या आ रहा है, बिल्कुल एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम की तरीके से उसके पास पैसा आ रहा है। तो क्या एक पर्सन जो सैलरीड है और एक बिजनेसमैन जिसके पास कंटिन्यूअस स्ट्रीम में पैसा आ रहा है, क्या दोनों के इन्वेस्टमेंट लेने का डिसीजन और क्राइटेरिया सेम होगा? ऑफ कोर्स नॉट। क्या उसकी कैलकुलेशन और मॉडलिंग करने का तरीका सेम होगा? ऑफ कोर्स नॉट। क्या दोनों सेम तरह का इंटरेस्ट रेट यूज करेंगे? ऑफ कोर्स नॉट, राइट। सबका क्या अपना डिफरेंट मॉडल होगा। तो हाउ डू वी डील विद सच सिचुएशन, सच इंटरेस्ट रेट्स, वो हम यहां पर सीखेंगे। नेक्स्ट है आपका रियल एंड मनी इंटरेस्ट रेट्स। इसमें विल डिस्कस अबाउट, ये आपका बहुत छोटा चैप्टर, दिस विल जस्ट बी अ टॉपिक ऑफ 20 मिनट्स।
तो ये हम बाद में कवर करते हैं व्हेन वी डिस्कस दैट टॉपिक बॉन्ड्स, इक्विटी एंड प्रॉपर्टी, क्योंकि तब तक इसका कोई यूज नहीं आता है। इसमें विल डिस्कस अबाउट इन्फ्लेशन, राइट, कि मार्केट में जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो किस तरीके से आपका इंपैक्ट करती है। कहने के लिए मान लीजिए आपने एफडी में पैसा डाला हुआ है, 5% आप पैसा कमा रहे हैं, महंगाई 7% है आपका, तो एफडी का जो रिटर्न है वो आपका क्या महंगाई को बीट नहीं कर पा रहा है, तो आप ग्रो तो क्या कर रहे हो, बैंक अकाउंट में तो आपका पैसा बढ़ रहा है, डेफिनेटली बढ़ रहा है, बट क्या रियल टर्म्स में उसकी वैल्यू बढ़ रही है आपके पास? ऑफ कोर्स नॉट, है ना। तो दैट विल डिस्कस हियर इन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज डिस्काउंटिंग एंड एक्यूमुलेटिंग। इसका तो सेंस हम आज से शुरू कर देंगे कि हाउ डू वी एक्यूमुलेट आवर मनी, कि आज अगर इतना पैसा है तो फ्यूचर में उसकी वैल्यू कितनी होगी, और फ्यूचर में उतना पैसा चाहिए तो आज हमें कितना पैसा उसकी आज के टाइम में वैल्यू कितनी होगी, राइट। उसके बाद विल स्टार्ट विद द चैप्टर्स एन्युटीज। एन्युटी क्या होती है? एन्युटी बहुत सिंपल और लेमन टर्म्स में मैं अगर बात करूं तो एन्युटी इज अ सीरीज ऑफ फिक्स्ड पीरियोडिक पेमेंट्स, राइट। जैसे एक सपोज एक ऐसे कैश फ्लोज, ऐसी पेमेंट्स जो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में बार बार होती जा रही है, उस पूरी सीरीज को हम क्या बोलते हैं? एन्युटी बोलते हैं। जैसे कि सैलरी इज अगेन वन ऑफ द गुड एग्जांपल। सैलरी सपोज आपकी अगर 60,000 है, तो हर महीने आपके पास 60,000 आपके पास आ रहा है, तो एक सीरीज ऑफ पेमेंट है और एक फिक्स पीरियोडिसिटी है। ऐसा नहीं है कि आज इस मंथ में आई है, अब क्या 4 महीने बाद आएगी, अब 8 महीने बाद आएगी, या फिर उसके बाद 3 महीने बाद, ऐसा नहीं है। एक फिक्स पीरियोडिसिटी की हर मंथ आपके पास आ रही है। तो इस तरह की पेमेंट, सीरीज ऑफ पेमेंट जहां पे पीरियोडिसिटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एन्युटी बोलते हैं। यहाँ पे जो लेवल का मतलब है, लेवल मतलब होता है सेम, कि जहां पर अमाउंट जो है आपका हर पेमेंट का वो सेम रहने वाला है। इन नेक्स्ट चैप्टर विल डिस्कस अबाउट इंक्रीजिंग एन्युटीज, की अगेन सीरीज ऑफ पेमेंट है, बट अमाउंट जो है आपका एक पैटर्न में इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आपकी सैलरी 60,000 है हर महीने, बट अब हर महीने जो है वो 500 रुपीज बढ़ के आएगी, या हर महीने 2% बढ़ के आएगी, या कम होके आएगी, कुछ भी हो सकता है आपका। इट कैन बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इस तरह के जो सीरीज ऑफ कैश फ्लोज हैं, जो आपकी इनकम स्ट्रीम्स होती हैं या आपकी पेमेंट स्ट्रीम्स होती हैं, उनको हम कैसे हैंडल करते हैं वो हम इन चैप्टर्स में स्टडी करने वाले हैं। तो जो एन्युटीज तक जो चैप्टर है आपके, ये सारे के सारे चैप्टर्स ये जैसे टूल है, दिस इज जस्ट अ टूल, दीज आर जस्ट टूल्स, राइट। जैसे जब आपने जब एप्लीकेशंस पढ़े अपने मैथमेटिक्स में या ग्रेजुएशन में, जो भी आपने पढ़ा, उससे पहले आपने बेसिक टूल्स पढ़े, आपने अलजेब्रा पढ़ा, आपने मल्टीप्लिकेशन करना सीखा, आपने इनइक्वालिटीज सीखे, सब कुछ देखा, उसके बाद आपने क्या उनका एप्लीकेशन देखा। तो एन्युटीज तो जो भी हम पढ़ रहे होते हैं, दीज आर ऑल जस्ट टूल्स, जो आगे आने वाली जो प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस है उनके बारे में पढ़ने के लिए, या उन सिचुएशन को पढ़ने के लिए जो हमें टूल्स चाहिए, वो सारे हम क्या एन्युटीज तक अपने स्टडी करते हैं। तो एन्युटीज तक क्या डिफरेंट तरीके जो कैश फ्लोज है आपके पास, उनके साथ हमें कैसे मैनिपुलेशन करना है, कैसे उनकी वैल्यू फाइंड करनी है, वो सब हमें कैलकुलेट करना आ जाएगा। उसके बाद के जो चैप्टर्स हैं उसमें फिर रियल लाइफ सिचुएशंस में कैसे हम स्टार्ट करते हैं, कैसे हम उनको अप्लाई करते हैं, वो सारी चीजें सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका, दैट इज इक्वेशन ऑफ वैल्यू एंड लोन शेड्यूल, ये हम कंबाइन करके पढ़ते हैं। तो लोन शेड्यूल, दिस विल द फर्स्ट चैप्टर जो आप पढ़ेंगे यहां पर, विच विल ऑटोमेटिकली रिलेट विद द प्रैक्टिकल वर्ल्ड। एज आई ऑलवेज सी कि इन दिस टाइम जहां पर ईएमआई और जो लोन है, दैट इज बिकम सच एन ईजी फैशन, है ना, टू बाय और टू परचेज एनीथिंग। उस केस में क्या है कि लोन शेड्यूल जैसी चीजें समझना बहुत जरूरी है। लाइक इफ वी टॉक अबाउट आवर फादर्स और ग्रैंडफादर्स, तो उस टाइम पे क्या लोन लेना एक बुरी चीज मानी जाती थी, है ना, कि यार लोन लेना पड़ रहा है, मतलब कोई एक घर में कोई बुरी सिचुएशन आ गई है। आज के टाइम में लोन को क्या एज अ कन्वीनियंस उसको पब्लिसाइज किया जाता है। सर सैलरी कितनी है आपकी? 12,000, बिल्कुल आप आईफोन ले सकते हैं, क्या दिक्कत है? क्या मतलब खाना भी खाना है आपको? बिल्कुल आप फोन लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ईएमआई बन रही है आपकी, है ना, नो कॉस्ट ईएमआई बोल लीजिए आप, इंटरेस्ट बेस्ड ईएमआई बोल लीजिए, कुछ भी आप बोल लीजिए, सब कुछ आपका चल रहा है। कुछ तो क्या है बिल्कुल सामने सामने आपको बताते हैं कि हम इतना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, कुछ क्या है बताते नहीं है, पर कहीं ना कहीं आपको क्या है इंटरेस्ट लग चुका होता है पीछे, है ना। जैसे ऑलवेज गिव द एग्जांपल, ये मेरा खुद का पर्सनल एग्जांपल है जो मैं हमेशा कोट करता हूं, दैट इज ऑफ माय फादर ओनली। तो माय फादर हैड टू बाय अ रेफ्रिजरेटर, लाइक लास्ट ईयर उनको एक फ्रिज खरीदना था, एंड मैं उस टाइम पे घर पे नहीं था। ही वेंट एंड ही सेलेक्टेड अ मॉडल, ही सेड कि मुझे ठीक है ये फ्रिज परचेज करना है। एंड वहां पर क्या है आपको पता है कि आज के टाइम में फाइनेंसिंग कंपनीज बहुत होती हैं, सर फाइनेंस करवा लीजिए, फाइनेंस करवा लीजिए, एंड बड़ा बड़ा लिखा होगा 0% कॉस्ट पे फाइनेंस होगा, कुछ नहीं होगा आपका। तो उस टाइम पे ही ऑल्सो सेड कि सर आपको कुछ आपको इंटरेस्ट तो लगेगा नहीं, ब्याज आपको देना नहीं है, तो आप क्या इंस्टॉलमेंट बनवा लीजिए। फादर सेड ठीक है भाई, मेरे भी जेब से क्या एक बार में पूरा पैसा नहीं जा रहा है, इंस्टॉलमेंट बनवा लेते हैं। देन जब इंस्टॉलमेंट जब बनने की बारी है, उनका सर एक कार्ड बनेगा पहले आपका, क्योंकि ऑब्वियसली मैं आपको नहीं जानता, ना ही कोई आपके ऐसा तो कोई लोन है नहीं कि मैं कोई सिक्योरिटी रखवा रहा हूँ, कोई क्रेडिबिलिटी मुझे आपकी पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता। तो एक कार्ड आपका बनता है जिसमें आप हमारे कंज्यूमर बनेंगे वगैरह वगैरह, बिल्कुल स्मूथ टॉकिंग चल रही है। उसकी कॉस्ट है 1200 रुपए, लेकिन सर इसका फायदा ये होगा जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो अगर आपको दोबारा कुछ फाइनेंस करवाना है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब करके 1200-1500 के आसपास पहले पैसे काट लिया। उसके बाद क्या है, जो इंस्टॉलमेंट का आपका अमाउंट था वो क्या 8 इंस्टॉलमेंट में तोड़ दिया गया। उन्होंने कहा ठीक है, तो बोल सर ये इसकी जो 4 इंस्टॉलमेंट है ना, ये आपको पहले जमा करानी होंगी।
और फादर सेड 4 इंस्टॉलमेंट पहले, फादर सेड चलो ठीक है, अभी भी कम ही जा रहा है तुरंत पैसा जेब से, उन्होंने 4 इंस्टॉलमेंट पहले जमा करा दी। ये सेड अब जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो 5th मंथ से स्टार्ट होगी ना, बोले नहीं वो तो 1st मंथ से स्टार्ट होगी। बोले 4 इंस्टॉलमेंट हमने रखवाई है ना, ये आपकी आखिरी के 4 महीनों की रखवाई हुई है, पहले महीने की तो आप नेक्स्ट मंथ से दोगे। तो इस तरीके से जब मैंने खुद कैलकुलेशन की उसके बैठा करके, क्योंकि जब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड की कैलकुलेशन कैसे होती है। टोटल उतना ही पैसा जा रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, किस टाइम पर जा रहा है उससे भी फर्क पड़ता है। तो जब टोटल मैंने खुद कैलकुलेशन की तो माय फादर वाज इवेंचुअली पेइंग 10 to 12% ऑफ इंटरेस्ट विदाउट इवन नोइंग। कुछ नहीं पता, 0% जा रहा है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो फाइनेंस के हिसाब से व्हेन वी विल सी ही वाज एटलीस्ट पेइंग 10 to 12% ऑफ इंटरेस्ट। तो दिस ऑल्सो हैपेंस, राइट, कि जब तो खासकर इस वर्ल्ड में जहां पर ईएमआई बहुत इजीली एक्सेसिबल है, वी शुड बी फैमिलियर कि लोन और जो इंस्टॉलमेंट्स है वो किस तरीके से काम करती हैं। उसके बाद द स्टार चैप्टर ऑफ दिस पार्ट दैट इज प्रोजेक्ट अप्रेजल, एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, एंड ये पहला ऐसा चैप्टर है जो आपको थोड़ा परेशान करेगा व्हेन यू विल बी डूइंग क्वेश्चंस, राइट। आई एम फ्रैंकली स्पीकिंग, बट वी विल डू इनफ प्रैक्टिस ऑफ दोस क्वेश्चंस। क्यों परेशान करेगा? बिकॉज यहां पर आती है प्रॉपर लेंथी क्वेश्चंस और केस स्टडीज, प्रॉपर वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस आपके आते हैं। प्रोजेक्ट अप्रेजल बेसिकली हम पढ़ते क्या है, विल बेसिकली डिस्कस अबाउट द आइडिया ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। सपोज आप में से कुछ बिजनेसमैन भी बनेंगे, कुछ एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, राइट। तो आपके पास क्या डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। तो किस प्रोजेक्ट के जो कैश फ्लोज हो रहे हैं, किस में आपको ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल रहा है, किस में कम देखने को मिल रहा है, कौन सा आपको प्रेफर करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, किस में आपको कितना अर्न करने को मिल रहा है, एंड वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चंस आपके आते हैं, आप देखो क्वेश्चन की लेंथ भी कई बार इतनी होती है, एक पेज में पूरा क्वेश्चन होता है, ठीक है। और मोस्टली स्टूडेंट्स गेट अनकंफर्टेबल बिकॉज उसमें एक स्टोरी होती है, एक सिचुएशन होती है, और वही स्टोरी से हमें क्या कंफर्टेबल होना है। अभी तक जो हम लोगों की नॉर्मल टेंडेंसी है वो क्या कि लाइक मैथमेटिकल क्वेश्चंस में कि क्वेश्चन दे दिया जाए, एक फंक्शन दिया हो जिसमें कुछ हमें करना, फाइंड दिस, कैलकुलेट दिस, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड हमने सिमिलर क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं। स्टोरी आएगी यूके में, लेकिन यहाँ पर क्या आपके प्रॉपर एक अच्छा एक फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको अपना फूड लॉन्च करना है, उसने किसी कॉन्ट्रैक्टर से बात की है, वो ऐसा कर रहा है, वहां पे उसकी ये कॉस्ट आ रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो देयर विल बी एन एंटायर स्टडी। तो उस स्टडी के बेसिस पर आपको क्या करना है, उसको प्रॉपर सारी चीजें जो आपको पूछे कैलकुलेट करना है। सो वी विल डू एम्पल प्रैक्टिस ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ताकि हम अच्छे से क्या उन क्वेश्चंस को हम टैकल कर सकें। देन बॉन्ड्स, इक्विटी एंड प्रॉपर्टी। आपने आई डोंट थिंक अगर किसी को बॉन्ड पता हो क्या होता है क्या नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉन्ड नाम सबने सुना होता है, इक्विटी शेयर्स सिंपल टर्म्स में अगर बात करें, प्रॉपर्टी आपको पता ही है ना। हाउ डू वी डील विद दो सिचुएशन, एंड आवर लास्ट चैप्टर विल बी टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। इसमें विल स्टडी, जैसे अगर आपने कभी एफडी रेट्स देखे हो किसी बैंक के, आपने पता किए हो, तो अगर आप 1 साल की एफडी कराओगे तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंट मिलता है आपको। अगर आप 5 साल के लिए कराओगे तो डिफरेंट मिलेगा, 10 साल के लिए कराओगे तो डिफरेंट मिलेगा। तो विल सी कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कितने ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट हो रही है, क्या टर्म है ड्यूरेशन का, उस पर भी डिपेंड करता है, उसके हिसाब से भी चेंज होता है। दिस विल बी द फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर। सेकंड हाफ ऑफ द चैप्टर विल बी कि जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट चेंज होता है आपका, जब आरबीआई कुछ गवर्नमेंट में जब आपका रेट चेंज करती है या मार्केट में कुछ भी फ्लक्चुएशन आता है, तो आपने जो भी सपोज आपने कुछ फंड्स, आपने आपकी कुछ लाइबिलिटीज हैं, कुछ एसेट्स हैं, आपके पास फंड्स हैं जहां पर आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो उस इंटरेस्ट रेट के चेंज आने से आपका फंड में भी चेंजेस आते हैं। इट कैन इंट्रोड्यूस सम काइंड ऑफ डेंजर टू योर फंड। तो उन सारे चेंजेस के अगेंस्ट अपने फंड को हमें कैसे इम्यून करना है, कैसे हमें बचा के रखना है कि उससे हमारे फंड में फर्क ना पड़े, या हमें कैसे हैजिंग करनी है, वो सारा आपका क्या इस चैप्टर का सेकंड हाफ होता है। सो ऑल इन ऑल फर्स्ट हाफ जो फर्स्ट पार्ट है आपका, दैट इज फाइनेंशियल मैथमेटिक्स एंड मॉडलिंग। दिस इज ऑफ कोर्स वेरी इंटरेस्टिंग। एज आई सेड कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आप रिलेट कर पाओगे कि लाइफ में हो क्या रहा है, हर एक चीज, जिस चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं डेली बेसिस पर आप उस चीज को स्टडी कर पाओगे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंस। देन अब आपका स्टार्ट होगा लाइफ इंश्योरेंस विद कंटिजेंसीज। ऑफ कोर्स फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो आपको आना चाहिए अप टू अ सर्टेन लेवल, एटलीस्ट एन्युटीज, तभी के सेकंड पार्ट हमें अच्छे से समझ में आएगा। इसमें विल डिस्कस अबाउट लाइफ इंश्योरेंस एंड कंटिजेंसीज। दोनों पार्ट में जो मेजर डिफरेंस है, वो मेजर डिफरेंस क्या है कि जो फर्स्ट पार्ट है आपका, वहां पे विल डील विद सर्टेन कैश फ्लोस। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय सर्टेन कैश फ्लोस? सर्टेन कैश फ्लोस से मेरा मतलब है कि अगर मैंने ये बोल दिया कि सपोज आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें आज आपका एक्सपेंस है 20,000 का, 1 साल बाद आएगा 50,000 का, उसके बाद ये एक्सपेंस आएगा, मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ मैंने आपको ये बता दिया कि आपके पास जो इनकम आएगी इससे वो ऐसे ऐसे आएगी, हर 6 महीने में इतना पैसा आएगा, फिर 2 साल के बाद इतना लमसम आएगा, एक्सेट्रा। तो जब हम फर्स्ट पार्ट जो हम स्टडी कर रहे हैं, दोस आर अबाउट सर्टेन कैश फ्लोस, मतलब जब मैं बोल रहा हूं कि ये पैसा आएगा और ये पैसा जाएगा, तो वो डेफिनेट है कि आएगा और जाएगा, देयर इज नो इफ एंड बट अबाउट इट। मैंने बोल दिया कि पैसा आना है तो आपको मान के चलना है आना है, और मैंने बोल दिया कि पैसा जाएगा तो आपको मान के चलना है कि जाना है। सेकेंड पार्ट में इट विल बी कंटिजेंट टू समबडीज लाइफ। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी डील विद लाइफ इंश्योरेंस, सपोज आप एक्चुअल स्टूडेंट्स हैं, अगर आप एक्चुअल स्टूडेंट्स ना भी हो, मैं किसी से भी मैं ये बात पूछूं कि एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसको प्रोडक्ट्स बनाने हैं और उसको क्या फाइनेंस अपना वैल्यूएशन करना है, सब कुछ करना है, तो पहली चीज क्या है जो उसे पता होनी चाहिए?
व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट? व्हाट शुड बी द फर्स्ट थिंग एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को जो कैलकुलेट करना आना चाहिए, एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को? आई एम पुटिंग एम्फेसिस ऑन लाइफ इंश्योरेंस। सबसे जो बेसिक प्रोडक्ट है लाइफ इंश्योरेंस का वो क्या होता है? नॉर्मल जीवन बीमा है ना, आपका लाइफ इंश्योरेंस, जिसको हम होल लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं यहाँ पे। दैट इज कि जब भी आपकी डेथ होगी, जितने की पॉलिसी आपने परचेज की, जितने भी अमाउंट की, आपके फैमिली को वो पैसा मिल जाएगा। सपोज ये प्रोडक्ट है, सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो एज अ लाइफ इंश्योरर टू कैलकुलेट, टू वैल्यू दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट? व्हाट डू यू गाइस थिंक? क्या like whatever, like we can calculate the mortality rate, like किस each person पर किस हिसाब से कैसे पॉलिसी अप्लाई करनी चाहिए। राइट, ओके, ठीक है, We have issues का ठीक है, परफेक्ट। और रिस्क, राइट, एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क हियर? exactly, मतलब किस रिस्क को हमें कवर करना है, किसको नहीं कवर करना चाहिए in case, you know, राइट, हमें किसको पॉलिसी सेल करनी है, किसको नहीं करनी है, राइट, दैट इज अनदर वन थिंग। एनीथिंग एल्स? बिल्कुल सही बात है, एनीथिंग जो भी दिमाग में आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो तो हमें कैलकुलेट करना है। मैं उसी के लिए पूछ रहा हूँ कि जो मैं कैलकुलेट करना है या जो चीज हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसके लिए व्हाट शुड बी द फर्स्ट थिंग जो हमें कैलकुलेट करनी आनी चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ। परफेक्ट, दिस इज द आंसर आई वाज लुकिंग फॉर। बाकी सबका भी बिल्कुल ठीक था, है ना, नो प्रॉब्लम। प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ, राइट। अगर मुझे कोई ये बोले कि मुझे 1 साल के बाद आपको 10,000 रुपीज देने हैं, तो मुझे पता है कि मेरी जो लाइबिलिटी है वो 1 साल के बाद सर्टेन है कि मुझे आपको 10,000 रुपए देने, तो मैं उसके हिसाब से आज प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दूंगा। बट इफ आई एम सेइंग कि मुझे ये पेमेंट करनी है कब? जब आपकी डेथ होगी, है ना, तो ऑफ कोर्स मुझे पता होना चाहिए कि आपकी डेथ कब होगी। अनलेस आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, मुझे नहीं पता होगा, है ना। तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ एक मॉडल कैलकुलेट करना आना चाहिए, जहां पर क्या है, मुझे प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी आनी चाहिए कि हाउ शुड आई बी एबल टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ समवन डाइंग और लिविंग अप टू अ सर्टेन एज। उसके हिसाब से क्या मैं कैलकुलेशन कर सकता हूं, विच, तो एज आई वाज सेइंग कि यहां पर जो भी होंगे आपके कंटिंजेंट होंगे किसी लाइफ पे, तो कैसे होंगे? फॉर एग्जांपल, सपोज मैंने आपको पॉलिसी सेल की, मुझे पेमेंट कब करनी है? जब आपकी डेथ होगी। ऑफ कोर्स वो पेमेंट या कंटिंजेंट है आपके लाइफ के ऊपर। आप मुझे हर साल प्रीमियम दे रहे हो, है ना, पर अगर सेकंड ईयर में आपकी डेथ हो गई तो आप मुझे प्रीमियम नहीं आओगे, मेरे पास खाली 1 ही साल का प्रीमियम आया होगा या 2 साल का प्रीमियम आया होगा, उस साल प्रीमियम नहीं आएगा। तो मेरे पास जो इनकम आने वाली है एज एन इंश्योरर, वो किस फॉर्म में आती है? प्रीमियम फॉर्म में आती है। तो वो भी कंटिंजेंट है आपकी लाइफ के ऊपर। जब जब जिंदा रहोगे प्रीमियम मिलता रहेगा। जब मुझे पेमेंट करनी है, जो आउटफ्लो है वो भी कंटिंजेंट है आपकी लाइफ के ऊपर। तो यहां पर क्या है कि मैं ऐसा मान नहीं सकता कि अगर आपने 20 साल की पॉलिसी ली है तो 20 साल तक मेरे पास प्रीमियम आएंगे। हर किसी पेमेंट के साथ क्या होगी? एक प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड होगी, और वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आपके जिंदा होने की, कि अगर पर्सन जिंदा है तो ही मेरे पास प्रीमियम आएगा, है ना। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, राइट। तो लाइफ टेबल इज द फर्स्ट चैप्टर जहां पर हम ये प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करना सीखते हैं कि हाउ डू वी कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ समवन डाइंग और लिविंग अप टू अ सर्टेन एज। अब जिसने CS1 नहीं पढ़ा है, यहां पे विल नीड ओनली 1 चैप्टर नॉलेज ऑफ CS1, दैट इज रैंडम वेरिएबल। तो जिसने CS1 पढ़ा हुआ है उन्होंने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है। जो अभी पढ़ रहे हैं साथ साथ CS1, वो ये चैप्टर, पहले चैप्टर यही पढ़ते हैं रैंडम वेरिएबल, वो ये पढ़ चुके होंगे। जिन्होंने CS1 नहीं पढ़ा, जिनका CM1 फर्स्ट चैप्टर है, देयर इज ओनली 3 क्लासेस जो आपको एक्स्ट्रा लेनी है। वो ऑब्वियसली हम इससे पहले हम कराएंगे जब ये वाला पोर्शन शुरू होगा, तो उससे पहले ऑफ कोर्स जिसने CS1 नहीं पढ़ा उसको रैंडम वेरिएबल पढ़ाया जाएगा, हाउ डू वी कैलकुलेट रैंडम वेरिएबल। उसके अलावा हमें किसी भी और चैप्टर की नीड नहीं है। ऐसा नहीं कि हमें बाद में एस्टिमेशन है किसी भी चीज की नीड है, नहीं, सिर्फ एक चैप्टर की नीड है, तो पहले हम वो करेंगे। बिकॉज जो आपका सेकंड पार्ट है दैट डील्स विद स्टैटिस्टिक्स, और उसमें खाली एक चैप्टर दैट इज आपको चाहिए, यू शुड बी कंफर्टेबल विद डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, कंटीन्यूअस मीन वेरिएंस, दैट इज इट। इसके अलावा कुछ नहीं। एंड ये आपके 3 दिस इज जस्ट अबाउट 3 क्लासेस ऑफ 1 सिंगल चैप्टर ऑफ CS1। तो पहले हम वो कवर करेंगे, उसके बाद हम वो करेंगे। एंड व्हाई डू आई पुट एम्फेसिस कि पहले हम रैंडम वेरिएबल पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम ये चीज स्टार्ट करेंगे। बिकॉज ये चैप्टर बहुत जगह, मतलब ये जो पार्ट है बहुत जगह पढ़ा जाता है। देयर आर मेनी प्लेसेस जहां पे CM1 इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि जहां पे रैंडम वेरिएबल नहीं भी आता तब भी आप पढ़ रहे हैं, है ना। एंड दैट डजंट मेक एनी सेंस, बिकॉज होता क्या है कि उसके बाद बस खाली क्रैमिंग चल रही होती है। जैसे पहले के टाइम पर क्या था, जब एक करिकुलम आपका सेम नहीं था, तो 2019 से पहले की बात कर दो, ये CT1 हुआ करता था आपका फर्स्ट पार्ट, CT5 आपका सेकंड पार्ट हुआ करता था। तो लोग बिना रैंडम वेरिएबल पढ़े CT5 पूरा पेपर पढ़ लेते थे, पास भी कर लेते थे। एज आई ऑलवेज से कि एग्जाम पास करना इज नॉट अ बिग डील, है ना। यू शुड बी कंफर्टेबल विद द नॉलेज जो आपके पास होनी चाहिए। एंड जो हम प्रोबेबिलिटीज में बाद में कैलकुलेट करेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको क्या है, उन नंबर्स का, उन प्रोबेबिलिटीज का सेंस बनाना आना चाहिए। बिकॉज जब प्रोबेबिलिटीज या जो भी नंबर्स आप क्रंच कर रहे हैं, जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं, इफ यू आर नॉट एबल टू मेक सेंस ऑफ दोस नंबर्स, देन डिजास्टर्स कैन हैपन। लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल, बट आई विल शो यू। देयर वाज अ लेडी नेम्ड सैली क्लार्क, राइट। मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है,
शी इज अ लेडी फ्रॉम यूके, अब तो शायद उनकी डेथ हो गई है। तो उस टाइम पर क्या हुआ था, शी गेव बर्थ टू अ चाइल्ड एंड उस बच्चे की विद इन वीक्स डेथ हो गई थी, राइट। एंड सच काइंड ऑफ डेथ्स आर नोन एज कॉट डेथ, COT। कॉट मतलब क्या होता है, पालना आपका, जिसमें बच्चा खेल रहा होता है, इतनी छोटी एज में डेथ हो जाए तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं कॉट डेथ, है ना। तो उस टाइम पे क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई, तो ऑफकोर्स डेथ हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है ना, हो गई होगी कोई बात नहीं, देयर वाज नथिंग अननेचुरल अबाउट इट, है ना। उसके बाद क्या, आफ्टर सम टाइम शी अगेन गॉट प्रेग्नेंट एंड शी अगेन गिव बर्थ टू अनदर बेबी, एंड उसके बाद क्या हुआ, उस बच्चे की भी उसी तरीके से सिमिलर वे में डेथ हो गई। नाउ डेथ रेज्ड फ्यू क्वेश्चंस ऑन सैली क्लार्क। उस टाइम पे जो कैलकुलेशंस की गई थी वो ये थी, यूके के हिसाब से जो कैलकुलेशंस थी वो ये थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉट डेथ, मतलब किसी एक बच्चे के मरने की जो प्रोबेबिलिटी है, दैट वाज 1 आउट ऑफ 8500, जो उस टाइम पे फिगर हुआ करता था, जो भी आपकी सेंसेक्स थे या जो भी उस टाइम पे फिगर्स थे, तो ये प्रोबेबिलिटी 1 आउट ऑफ 8500 थी। तो उसने कहा कि एक बच्चे की डेथ समझ में आती है, ठीक है। उसने कहा पहली डेथ इस तरह की हो जाए एंड सेकंड डेथ भी हो जाए, ठीक है, ऐसी लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट, है ना, इवेंट एंड सेकंड इवेंट। तो उसने कहा दिस शुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट डेथ मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड डेथ, दैट इज, आई एम अज्यूमिंग कि आपको मतलब बेसिक रूल पता है प्रोबेबिलिटी का, है ना, नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, चलता है। एंड दिस कम्स आउट ऑफ 1 आउट ऑफ 73 मिलियन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। मेरी राइटिंग बहुत सुंदर मोती जैसी है तो आपको मजा आएगा, है ना। तो मतलब इतने गंदे तो नहीं लिखूंगा मैं। तो उन्होंने कहा कि दोनों बच्चों की इस तरीके से लगातार डेथ हो जाए, इसके जो चांसेस हैं दैट इज 1 आउट ऑफ 73 मिलियन, कि नेचुरली दो बच्चे लगातार इस तरीके से उनकी डेथ हो जाए, उसके चांसेस है 1 आउट ऑफ 73 मिलियन। तो ऑफ कोर्स दिस इज एक्सट्रीमली अनलाइकली, दिस इज एक्सट्रीमली अनलाइकली कि इन दो बच्चों की नेचुरल डेथ हुई होगी। तो पक्की बात है कि सैली क्लार्क वाज एन इविल मदर, है ना, उसने जरूर कुछ ना कुछ उसने ही मारा है इन बच्चों को, एंड उस पर केस हुआ था एंड ये फिगर्स कोर्ट में एक्चुअली पेश किए गए थे, और उसके बाद शी गॉट कॉन्विक्टेड, शी गॉट जेल्ड, ठीक है, उसको जेल हो गई थी। नाउ डू यू सी एनी फ्लॉ इन दिस मॉडल? क्या आप कुछ गलती देख पा रहे हैं? हाँ, राइट। तो ये जो हम यूज करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये कब होता है? व्हेन टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। सो यू थिंक कि पहले चाइल्ड की डेथ एंड सेकंड चाइल्ड की डेथ आर नॉट इंडिपेंडेंट? आपको क्या लग रहा है, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं, ऐसा क्यों? मदर में कोई इश्यू है, ओके, परफेक्ट, राइट, ठीक है। एनीथिंग एल्स? नहीं, ऐसा नहीं है यार, कई बार फर्स्ट डेथ, दैट डजंट मीन कि वुमेन इज नॉट एबल टू कंसीव। अगर फर्स्ट चाइल्ड की डेथ हो गई है वो एक अलग कॉम्प्लिकेशन है, कि अगर वैसा कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ है दैट इज अगेन अ वेरी सैड स्टोरी। बट ऐसा नहीं है कि अगर फर्स्ट चाइल्ड की डेथ हो गई तो सेकंड टाइम कंसीव नहीं हो पाएगा, दैट कैन हैपन, वो इशू नहीं है। बट ओके, राइट, राइट, इनहेरिटेड डिसीज हो, कुछ जीन्स में प्रॉब्लम हो, ऑफ कोर्स, राइट। सो दे कैन बी मल्टीपल फैक्टर्स, राइट। जैसे इन्होंने कहा कि मदर में कुछ इशू हो सकता है, शायद मान लो कि मैट्रिमोनियल इशू है आपको, सॉरी मैट्रिमोनियल बोल रहा हूँ, सपोज कोई मैटरनल इशू है आपका, है ना, या फिर कुछ जीन्स में इशू है, कुछ हेरिडिटी प्रॉब्लम है आपकी, है ना, उस वजह से दोनों सेम जगह बेबी डिलीवर हुआ है, सेम एनवायरनमेंट में रखा गया है, तो दैट ऑल्सो रेजेस द क्वेश्चन अबाउट द एनवायरनमेंट, कि किस तरीके से वो बच्चे को रखा जा रहा है वगैरह। सो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ऑफ कोर्स। एंड सी, pregnancy and delivering a baby is again a very complicated process, so anything can go wrong, है ना, it's just a human body। तो there are many factors जो क्या इस चीज में रोल प्ले कर सकते हैं कि दोनों चीजें इंडिपेंडेंट ना हो। देयर मे बी सम एक्सटर्नल फैक्टर जो क्या है उस वजह से बच्चों की डेथ हो रही हो, तो इन दोनों इवेंट्स को इंडिपेंडेंट अज्यूम करना इज नॉट सेंसिबल। तो बाद में जब ये केस बहुत फेमस हुआ था उस टाइम पे यूके में, और जब पेपर्स हुए थे, तो वहां की जो स्टैटिस्टिकल सोसाइटी थी नेशनल, उन्होंने जब ये केस स्टडी किया था तो दे गॉट बैफल्ड कि इस तरीके से ये क्या हमारी शक्तियों को दुरुपयोग किया जा रहा है, यहाँ पे पूरा कुछ भी नंबर्स में कुछ भी क्रंच किया जा रहा है। तो वहां पर फिर उन्होंने उसके केस का वो किया था कि दिस इज रॉन्ग स्टैटिस्टिक्स, यानी गलत तरीके से क्या एविडेंस प्रोड्यूस किए गए हैं, दिस नंबर डजंट मेक एनी सेंस, राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि
हमें सिर्फ फॉर्मूले क्रंच नहीं करने हैं, हमें सिर्फ नंबर्स कैलकुलेट करना नहीं है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू मेक सेंस ऑफ दोस नंबर्स, एंड इसके जो भी प्री रेक्विजिट चाहिए होगा वो हम डेफिनेटली हम स्टडी करेंगे। एंड जो सेकंड हाफ है दैट इज अगेन माय मोस्ट फेवरेट पार्ट बिकॉज इट डील्स विद स्टैटिस्टिक्स एंड एवरीथिंग, एंड यहाँ पर क्या आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो जो सेकंड पार्ट है आपका दैट विल बी हैवी इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एज वेल, राइट। तो लाइफ टेबल में हम वो पढ़ना सीखेंगे। देन देयर इज लाइफ एश्योरेंस एंड लाइफ एन्युटी कॉन्टेस्ट विल डिस्कस एंड विल टॉक अबाउट की जो डिफरेंट लाइफ एश्योरेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी हम वैल्यूएशन किस तरीके से करते हैं, वो सारी कैलकुलेशन हम करना सीखेंगे यहाँ पे। देन वेरिएबल बेनिफिट्स एंड कन्वेंशनल विद प्रॉफिट पॉलिसीज, यहाँ पर बेसिकली हम सीखेंगे कि अभी तक जो हम पॉलिसीज के बारे में पढ़ते आएंगे वो क्या होंगी, एक सिंपल कांस्टेंट अमाउंट की पॉलिसी के 50 लाख की पॉलिसी तो 50 लाख का अमाउंट है, बट क्या रियल लाइफ में कंपनीज क्या बोनस भी देती है अपने कस्टमर्स को। अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है तो कंपनी बोल सकती है कि आपको क्या 5% हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, या क्या कई बार पॉलिसी ऐसी होती है कि वो आपकी इंक्रीज करती रहती है उसका अमाउंट, तो उसको हमें कैसे डील करना है एक्सेट्रा, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं, राइट। उसके बाद विल डिस्कस अबाउट हाउ डू वी कैलकुलेट अबाउट प्रीमियम एंड हाउ डू वी कैलकुलेट रिजर्व। रिजर्व क्या होता है, लाइक जो भी पैसा कंपनी के पास आ रहा है ऐसा नहीं कि सब कुछ उसे खर्च कर देना है, कुछ पैसा वो बाद की फ्यूचर लायबिलिटी के लिए बचा के भी रखती है, दोज आर नोन एज रिजर्व, और रिजर्व कैसे कैलकुलेट करना है वो हम बाद में सीखेंगे। देन विल डिस्कस अबाउट जॉइंट लाइफ एंड आपका लास्ट सर्वे फंक्शन। बेसिकली ये जो पार्ट है आपका दिस विल बी अबाउट मल्टीपल लाइफ्स, जैसे अभी तक जो हम डिस्कस करेंगे इससे पहले तक दैट विल बी अबाउट सिंगल लाइफ, कि किसी एक पर्सन को पॉलिसी सेल की है हमने एंड उसको हमें कैसे डील करना है एक्सेट्रा। यहाँ पे विल डिस्कस अबाउट मल्टीपल लाइफ, जैसे कभी कभी एक कपल पॉलिसी परचेज करता है, हस्बैंड वाइफ ने पॉलिसी परचेज की, सपोज हस्बैंड वर्किंग है या वाइफ वर्किंग है, तो देखो इंश्योरेंस जो है ना, इंश्योरेंस डज नॉट कवर योर इमोशनल लॉस, इट कैन ओनली कवर योर फाइनेंशियल लॉस। तो लेट्स से अगर वाइफ वर्किंग है एंड हस्बैंड आपका हाउस हस्बैंड है, तो इफ वाइफ डाइज, राइट, तो जो इमोशनल लॉस होगा हस्बैंड को वो तो कोई कवर नहीं कर सकता। इंश्योरेंस विल हेल्प यू जो आपका फाइनेंशियल लॉस होगा, सपोज जो वाइफ अर्न कर रही थी आपका, उसको कवर करने में आपकी हेल्प कर सकता है। तो कई बार ऐसा क्या कपल्स पॉलिसी परचेज करते हैं जहां पर अगर एक वर्किंग है या बोथ वर्किंग है, कि किसी की भी अगर मान लो फर्स्ट डेथ होती है, किसी की भी अगर डेथ हो जाए तो दूसरे पर्सन को पैसा मिल जाए, या अगर इस पर्सन की डेथ दूसरे पर्सन से पहले हो, अब सपोज वो हस्बैंड वाइफ के एग्जांपल में अगर हस्बैंड की डेथ पहले हो गई तो ठीक है वाइफ विल फेस इमोशनल लॉस, बट वो इंश्योरेंस कंपनी काम करने फाइनेंशियल लॉस तो नहीं है ना, सो इट वोंट मेक एनी सेंस कि हस्बैंड के लिए पॉलिसी ली जाए, है ना। इट विल ओनली मेक सेंस कि ऐसी पॉलिसी ली जाए कि अगर वाइफ की डेथ हस्बैंड से पहले होती है तो हस्बैंड को पैसा मिले। तो हाउ डू वी डील विद सच सिचुएशंस, ये हम यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे। देन कंपीटिंग रिस्क, दिस इज माय फेवरेट चैप्टर एंड दिस विल डील विद आपका डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिस्क। तो इस चैप्टर तक हमारे लिए सिर्फ एक ही रिस्क होगा, दैट इज जस्ट द रिस्क ऑफ डेथ, है ना, कि डेथ हो रही है वही रिस्क है। यहाँ पर हम अलग अलग रिस्क का और स्टडी करेंगे, विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो, जैसे आपका हेल्थ टाइप इंश्योरेंस है या आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, तो उसमें क्या है कि हेल्थ इंश्योरेंस में दो चीजें मैटर करती हैं। जैसे आज से पहले सिर्फ ये मैटर करेगा कि पर्सन जिंदा है कि उसकी डेथ हो गई है, क्योंकि आपको पैसा देना है, प्रीमियम आना है। यहाँ पर ये भी मैटर करेगा कि जिंदा है तो हेल्दी है कि सिक है, क्योंकि अगर सिक है तो आपकी अगर हेल्थ पॉलिसी है तो आपको उसमें पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देयर विल बी मल्टीपल फैक्टर्स, जिसने CS2 पढ़ा है उन्होंने मल्टीपल स्टेट मॉडल्स और मार्को पढ़ा होगा, उसका कुछ कुछ यहाँ पे यूज होता है, जिसने नहीं पढ़ा कोई प्रॉब्लम नहीं, हम पढ़ेंगे सारा कुछ। उसके बाद ये जो चैप्टर है आपका ये भी हम एक साथ पढ़ेंगे सारा, ये सब हम क्लब करके पढ़ेंगे। दिस इज अबाउट प्रॉफिट टेस्टिंग। आप सब ने चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो कुछ भी पढ़ा है, आप सब ने एक चैप्टर ऐसा पढ़ा होता है जिसके क्वेश्चन करने में टाइम लगता है, होता बिल्कुल ईजी है, सिर्फ चीजें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, टाइम लगेगा बट फ्री के मार्क्स होते हैं, क्योंकि आता है तो 15-20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये वो चैप्टर है आपका। हम क्या करेंगे, एक बड़ी सी टेबल बनाएंगे और कैलकुलेटर में बस नंबर क्रंच करते रहेंगे, इसको उससे मल्टीप्लाई करना है, इसको उससे प्लस करना है ना। जो कॉमर्स के हैं जो बैलेंस शीट टाइप की चीजें बनाते हैं उनको वो आइडिया होगा, तो उस तरीके की चीज हम बनाएंगे, दैट इज इट। एंड इसका क्वेश्चन आएगा आपको तो आप ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट अ वेरी गुड चांस कि आप इसमें क्या अच्छा खासा आप स्कोर कर सकते हैं। सो ऑल एंड ऑल दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ आवर CM1, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन CM1। नाउ द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ आर वी गोइंग टू स्टडी इट, एंड दैट इज द स्टडी प्लान, राइट। जस्ट लाइक एनी अदर टीचर इन योर लाइफ, मैं आपको यही बोलूंगा कि मेरा पेपर बहुत डिफिकल्ट है, बहुत नहीं डिफिकल्ट नहीं है, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ होगा। और बाकी टीचर्स की तरह आप मेरी भी बात इग्नोर करेंगे, मैं जानता ही हूँ, है ना। दिस इज अ पैटर्न विच आई हैव बीन सीइंग, बट आई वुड रियली लाइक कि ये जो पैटर्न बनाया गया है आपके स्टडी करने का, एंड दिस इज tried and tested several times and this is a perfect plan. If you stick to this plan then there is no way कि आपका CM1 clear now in your first attempt, right? सबसे पहली चीज I'll explain, you'll get separate workbooks
for paper A and paper B, right? Then you will also get CBP, which is class based problems. तो initial chapters में क्या होता है कि we are studying new concepts, है ना? तो new concepts में क्या होता है कि suppose मैंने कुछ topics पढ़ाए हैं एंड वो टॉपिक्स मुझे कल यूज करने हैं अपने कॉन्सेप्ट में, बट मोस्टली स्टूडेंट्स क्या घर जा करके वो नहीं पढ़ते हैं, है ना? एंड इट इज अ वेरी कॉमन टेंडेंसी। जब कल की क्लास में व्हेन दे विल कम एंड जब पुराना टॉपिक जब यूज हो रहा होता है या जो कल का टॉपिक जब यूज होता है तो दे समटाइम्स दे फील लिटिल लॉस्ट, फिर देन वो पन्ने पलटाएंगे कल क्या पढ़ा था सब कुछ क्या करा था, तो उससे क्या वो खुद भी सफर करते हैं एंड मेरी भी ऑफकोर्स जो स्टडी है वो आपकी डिस्टर्ब होती है। तो उसके लिए क्या देयर आर क्लास बेस्ड प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जांपल जैसे आज की क्लास में हम इतना कुछ मेजर नहीं पढ़ेंगे जिसमें सीबीपी हो, बट कल की क्लास तक हम इतना पढ़ लेंगे। तो मान लो मैंने आज की क्लास में आपको कुछ अच्छा पढ़ाया, एक मैंने टॉपिक्स कवर कर दिए, तो उसके बेसिस पे आई जस्ट गिव यू क्वेश्चंस। ऐसा नहीं कि बहुत लेंथी क्वेश्चन, बहुत बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस, लाइक 4 to 5 क्वेश्चंस मैक्स। तो वो बस कल तक आपको करके लेके आना है। जो आज की टॉपिक 4-5 क्वेश्चन में किसी को टाइम नहीं लगेगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने 5 क्वेश्चन आपने कंप्लीट किया, कुछ डाउट होगा तो कल की क्लास से पहले पूछ लो। बट इससे होगा क्या कि दिस विल मेक श्योर कि कल जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उससे पहले आपको वो चीज क्लियर होगी। ऐसा नहीं होगा कि यू विल फील लॉस्ट इन माय क्लास, राइट? दैट्स वन थिंग। देन डाउट सेशंस। डाउट सेशंस के लिए हम एंड तक वेट नहीं करते हैं, है ना, कि जब अब ऑलमोस्ट सिलेबस 80 या 90% कंप्लीट हो गया अब हमें करना है, नहीं। डाउट सेशन हम स्टार्टिंग से कवर करेंगे। जैसे जो पहला असाइनमेंट है आपका, जो पहला असाइनमेंट आपको करना है, दैट असाइनमेंट वो आपको 2 या 3 चैप्टर का कंबाइंड असाइनमेंट है। तो जो पहला असाइनमेंट है आपका वो आप अटेम्प्ट कर पाओगे आफ्टर 5 क्लासेस। तो 5 क्लासेस जब हो गई हैं, आपके पास वर्कबुक है, अब आप पहला असाइनमेंट अपना करना आप शुरू कर दो। आई गिव यू टाइम लेट्स से अ वीक और अ 2 डिपेंडिंग अपॉन कि वो असाइनमेंट कितना लेंथी है। उसके बाद आई से कि ठीक है अब डाउट इसके मेरे को लेने, ठीक है। डाउट्स क्या है आपके वीकडेज पर रखेंगे हम, ऑफ कोर्स सम ऑफ यू आर वर्किंग एंड एवरीथिंग। वीकडेज पर होगा तो ऑनलाइन सेशन होगा, आपको कोई प्रॉब्लम है लाइव ऑनलाइन, है ना। विल डिस्कस आवर डाउट सेशंस। तो डाउट सेशंस होंगे, जो भी आपके डाउट है आप डाउट क्लियर कीजिए। जब आपके डाउट क्लियर हो गए इसका मतलब क्या, वो चैप्टर्स जो अभी तक हमने स्टडी किए वो आपने असाइनमेंट कर लिए, उसका डाउट हो गया, तो मतलब अब वो चैप्टर आपके लिए क्लियर होने चाहिए, वो चैप्टर पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। जब वो चैप्टर सबके आपके डाउट्स और सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, आपकी कमांड हो चुकी है, देन देयर विल बी यूनिट टेस्ट। इसको भी हमने इस बार स्पेसिफिकली चेंज किया बिकॉज इंडिया ने अपना पेन पेपर कर दिया बेस्ड एंड यूके का आपका क्या है, आपका एमएस वर्ड बेस्ड है, अभी भी ऑनलाइन आपका चल रहा है। तो अभी तक जो हम टेस्ट ले रहे थे वो क्या था कि हम ऐप बेस्ड टेस्ट ले रहे थे, ठीक है, कि ऐप में क्या क्वेश्चंस डाल दिए आपके पास एक टाइम आपके पास टाइम लिमिट है, आपको उस पर टेस्ट देना है। एंड सिंस ऐप की अपनी एक लिमिटेशन थी तो उसमें क्या आपका एमसीक्यू जो भी क्वेश्चंस थे आपके उसको मैं एमसीक्यू में कन्वर्ट कर रहा था एंड उस फॉर्म में आपको टेस्ट देखने को मिल रहे थे। बट इस बार क्या ये हमने चेंज कर दिया, अब आपको यहाँ पे सेंटर में ही टेस्ट देना है ना। और ये टेस्ट के लिए आपको स्पेशली आने की जरूरत नहीं है। आफ्टर क्लास लेट्स से किसी ने कोई लाइट क्लास है और हमेशा तो होगा नहीं, लेट्स से यू विल फेस 5 टेस्ट के आसपास, 5 यूनिट टेस्ट जो आप सिलेबस के बीच में आप पढ़ोगे एंड वो क्यूमुलेटिव आपका टेस्ट होगा। तो फॉर एग्जांपल सपोज आपने पहला असाइनमेंट कर लिया, 5 चैप्टर 3 चैप्टर का जो आपका कंबाइंड असाइनमेंट है, डाउट्स हो गए, सब कुछ क्लियर हो गया, तो उसके बाद वाले वीकेंड में जब भी होगा एक क्लास होगी। सपोज जैसे ये क्लास खत्म हुई है आपकी, क्लास के बाद 1.5 घंटे का आपका टेस्ट है, आप यहीं पर दो। जो लोग यूके से पेपर दे रहे हैं दे विल ब्रिंग देयर लैपटॉप, जो लोग इंडिया से पेपर दे रहे हैं दे विल डू इट ऑन पेन एंड पेपर। सो दिस विल ऑल्सो गिव यू अ प्रैक्टिस कि आपको जब एक टाइम लिमिट में जब आपको बैठ करके प्रेशर में एग्जाम देना है तो आप वर्ड टाइपिंग में आप कैसे आप पेपर दोगे वो, एंड जो इंडिया में दे रहे हैं वो आपको पेन पेपर बेस करेंगे। यहीं पर आपका टेस्ट होगा, यहीं पर आपके इवैल्यूएशन होंगे एंड यू विल गेट योर मार्क्स कि किस तरीके से। तो यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि कहां पर जो हमारा वीक एरिया या कहां पर मैं स्ट्रगल कर रहा हूं। बिकॉज अब करिकुलम पहले जैसा नहीं है कि स्ट्रगल करने का सिर्फ एक तरीका है, वो है क्वेश्चन। स्ट्रगल करने के बहुत तरीके हैं। एमएस वर्ड भी अब एक तरीका है, जो लोग यूके से पेपर दे रहे हैं उनको अपनी टाइपिंग की स्पीड भी देखनी है। एंड सीएम का पेपर लेंथी आता है, व्हेन विल सी कि क्वेश्चंस आपके क्या होते हैं, लेंथी होते हैं बिकॉज कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं। तो हमें एमएस वर्ड में भी हमें क्या अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखना है। तो वो तभी होगा जब एक कंटिन्यूस प्रैक्टिस हो पाएगी, आखिरी तक नहीं होगा। और यूनिट टेस्ट में एक इशू और था इस टाइम पे, जब हम ऐप में दे रहे थे तो स्टूडेंट बहुत चालाक, अगर अब 10 मिनट बचे हैं तो फॉर्मेलिटी कर रहे थे, ऐप में गए कुछ भी सिलेक्ट किया रैंडमली, स्किप 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 नेक्स्ट कर दिया, तो दिख तो गया टेस्ट दे रहे, 0 मार्क्स आ रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो वो सब ना हो, है ना। टू इंट्रोड्यूस मोर सिंसियरिटी, अब यहीं पर आप टेस्ट दोगे, आपका इवैल्यूएशन होगा, आपको मार्क्स मिलेंगे एंड दैट विल गिव अ बेटर कॉन्फिडेंस। Now, then there is different thing which I give, which is preparation booster for extra question. Now, what is this? आपके पास जब तक हमारा एग्जाम का टाइम आएगा, ठीक है, तब तक आप यूके के ऑलमोस्ट आई से 10 to 15 ईयर्स, नॉट 10, आई थिंक मोर देन 15 ईयर्स ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर चुके होगे। इंडिया के भी आप एटलीस्ट 7 to 8 ईयर्स, एटलीस्ट बोल रहा हूं मैं, या उससे भी ज्यादा, जैसे 10 ईयर्स भी आप मान के चलो, आप वो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर चुके होगे। वो मेरी जिम्मेदारी, मुझे कैसे करवाना है बीच बीच में, ठीक है, वो आप सॉल्व कर चुके होगे। तो अब कई बार होता क्या है कि जब एग्जाम टाइम आपका आ गया है ना, एग्जाम टाइम जब आपका आ गया तो उस टाइम पे स्टूडेंट को लगता है कि बुक के मैंने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं,
बुक के मैंने क्वेश्चंस कर लिए, सब कुछ कर लिया, मैं अब क्या करूं? जो आखिरी के 10 दिन बचे हैं मान लो, या आखिरी के 15-20 दिन बचे हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा आपका अटेम्प्ट है। जैसे ये आपका अप्रैल अटेम्प्ट है, तो इसमें जो यूके से दे रहे हैं, दे विल हैव 1.5 मंथ ऑफ रिवीजन, क्योंकि जो सिलेबस आपका वो आपका फेब में खत्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ इंडियन एग्जाम, जो लोग जिनका मार्च में आपका एग्जाम होने वाला है, राइट। तो आपको 1.5 महीना होगा रिवीजन करने का। अब उस टाइम पे क्या है, कई बार पैनिक क्रिएट होता है मोस्टली स्टूडेंट्स में। वो क्या होता है कि लास्ट टाइम पे पढ़ना क्या है, जो वर्कबुक के सारे क्वेश्चन की पूरी वर्कबुक तो कर नहीं सकते आप, उसमें से कुछ क्वेश्चंस करने, कौन से क्वेश्चंस करें कौन से नहीं करें, वो खाली में कंफ्यूजन क्रिएट होती है। अब क्वेश्चंस है ऑलवेज से कि दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं आपके। एक होते हैं जो बिल्कुल सिंपल, जो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हर चैप्टर में आपने हमेशा देखा है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो रेगुलरली आपके इस कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चंस आते रहते हैं, जिसकी आपने बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी है, तो वो तो आपको नींद में भी कोई पूछेगा आप उसको सॉल्व कर दोगे। फिर हर चैप्टर में पास्ट ईयर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए होते हैं जो थोड़े ट्रिकी होते हैं, जो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, जो हो सकता है आपके डाउट में भी कभी आए हो, सब कुछ आए हो। लेकिन एक बार उन क्वेश्चंस को आपने अगर डाउट क्लास में पूछ लिया या आपने सॉल्व कर लिए, तो उनकी जो खूबसूरती है वो वहीं खत्म हो गई। एक क्वेश्चन था जो बहुत ट्रिकी था, उसमें बहुत कुछ सोचना था, लेकिन अब जब आपने उसको सॉल्व कर लिया है तो वो ट्रिक अब आपको याद है ना, जो उसमें कंफ्यूजिंग पार्ट था वो अब आपको पता है। तो अब जब उसको दोबारा करने जाओगे तो वो चैलेंजिंग थोड़ी है आपके लिए, अब तो पता ही है आपको कि आपको इसमें करना क्या है। तो दोस काइंड ऑफ क्वेश्चन लूज देयर ब्यूटी। तो प्रिपरेशन बूस्टर में क्या है, यू विल गेट एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपने कभी प्रैक्टिस नहीं किए होंगे। ना वो यूके के पास्ट ईयर क्वेश्चन है, ना वो इंडिया के पास्ट ईयर क्वेश्चन है, बट वो एग्जैक्टली CM1 के एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। प्रिपरेशन बूस्टर जैसे इस बार मैंने सिर्फ 3 स्टूडेंट्स को दिए थे। एज आई ऑलवेज से कि प्रिपरेशन बूस्टर सिर्फ जैसे मोस्टली लोग क्या है कि अब मैं तो आपको कितना मोटिवेट करूंगी, साथ साथ पढ़ते रहो, बट एक टाइम में आपको पता है कि कभी कभी स्टूडेंट भी लूज पड़ता है कि नहीं अभी नहीं करना है, अभी थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो इस बार क्या है, सिर्फ 3-4 स्टूडेंट ऐसे थे जिनकी वर्कबुक पूरी कंप्लीट थी, टेस्ट सारे कंप्लीटेड थे, मॉक टेस्ट वो दे चुके थे, उसके बाद भी उनके पास टाइम बचा था, तो देन दे आस्क्ड फॉर इट एंड मैंने कहा ठीक है आप लीजिए। एंड ओनली 3 or 4 स्टूडेंट्स ओनली गिव प्रिपरेशन बूस्टर। तो आपको जब सब कुछ कंप्लीट हो चुका है एंड फाइनली आपको जब एक फिर से टचअप देना है फाइनली अपनी प्रिपरेशन से पहले, देन वी गो फॉर प्रिपरेशन बूस्टर। वो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को देंगे, तो एक पैनिक क्रिएट नहीं होगा कि आज क्या करना है। आई विल गिव यू अ शेड्यूल इन योर फाइनल डेज कि आज इसके आप 10 क्वेश्चन करो, आज इसके 8 क्वेश्चन करो, आज ये पार्ट रिवाइज करो, एंड दिस विल स्मूथन आउट योर एंटायर प्रिपरेशन लेवल, राइट। देन वर्ड प्रैक्टिस हमें शुरुआत से हमें प्रैक्टिस शुरू करनी है, बात के लिए हमें बचा के नहीं रखना है, ठीक है। And then of course there will be mock test for paper A and paper B. So this will be a study plan. आपको साथ साथ स्टडी करते रहनी है, आपको साथ साथ रहना है, आपको बस पीछे नहीं होना है। जो आपको सिंपल टास्क दिए जाए कि बस अब आपकी डाउट क्लास लेनी है हमें 1.5 वीक के बाद या 2 वीक के बाद, तो आपका टास्क है कि तब तक आपको एटलीस्ट असाइनमेंट पूरा करके रखना वगैरह वगैरह, राइट। एंड असाइनमेंट क्या है कि बहुत ज्यादा लेंथी आपको नहीं मिलेंगे, बिकॉज मेरा एक सिंपल सा जो मेरा खुद का प्रिंसिपल है वो ये है, अगर मुझे किसी चैप्टर के जैसे मैंने कहा कि मुझे आपको यूके के भी 15 साल के क्वेश्चंस कराने हैं, इंडिया के मुझे 10 साल के क्वेश्चंस कराने हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराने हैं, और सारे चैप्टर के मैंने क्या सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपकी वर्कबुक में डाल दिए। अब एक चैप्टर में आ गए आपके 80 क्वेश्चंस, है ना, एक चैप्टर में आ गए मान लो 90 क्वेश्चन ऐसे, और वो चैप्टर है डिफिकल्ट भी आपके और लेंथी चैप्टर्स भी हैं। फिर मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूं कि आप इतने सारे क्वेश्चंस क्या 1 या 1.5 वीक में आप कंप्लीट भी कर लो, साथ साथ जो मैं क्लास में आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आप उसमें भी आप अप टू डेट रहो, तो वो आप लोगों के लिए अनफेयर है, क्योंकि एक सर्टेन लिमिट है जिसको आप पुश नहीं कर सकते, है ना। तो वर्कबुक में आपके कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे, उसके अलावा जो कुछ क्वेश्चंस रहेंगे वो धीरे धीरे यूनिट टेस्ट में वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो यूनिट टेस्ट में क्या होगा, मान लो कोई यूनिट टेस्ट है, आपको 7 या 8 क्वेश्चंस करने हैं, 10 क्वेश्चन करने हैं, आपको पता भी नहीं चला कि आपने किसी एक ईयर का आपने पेपर सॉल्व कर लिया, या सपोज आपने 8-10 क्वेश्चन आपने 1.5 घंटे में इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट सॉल्व कर लिया, लेकिन वो अगर वर्कबुक में होते तो आपको क्या बहुत हैवी टास्क लगते। तो ये पूरा का पूरा जो डिजाइन है स्टडी प्लान वो इसी तरीके से डिजाइन किया गया कि आपको हेक्टिक नहीं लगेगा। क्लियर है चीज, राइट। अब कोई क्वेरी है किसी के बारे में कुछ भी अबाउट CM1 और एनीथिंग आप एक बार पूछ सकते हो, अदरवाइज एक्सेल। हाँ, एक्सेल का जो पहला पार्ट जो हमारा स्टार्ट होगा वो तब होगा जब एटलीस्ट हमारी 6 क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी होंगी, क्योंकि CM1 का कंटेंट तब तक हम उतना नहीं पढ़ा होगा कि हम एक्सेल में कर पाए। आफ्टर 6 क्लासेस हमने तब पढ़ लिया होगा कि अब हम एक्सेल कर सकते हैं। सो विद इन दो 6 क्लासेस विल कवर बेसिक एक्सेल। जैसे जिन लोगों का एक्सेल में आपका क्या बैकग्राउंड नहीं, एक्सपोजर नहीं है, तो आई विल गिव यू अ प्लेलिस्ट जो मेरी खुद की बनाई हुई है, उसमें क्या बेसिक एक्सेल के वीडियोस होंगे आपके, तो तब तक आप खुद को कवर करके रखो कि आपको बेसिक एक्सेल आता है। जैसे हमारी 5 to 6 क्लासेस हो जाएंगी, देन वी स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस ऑन एक्सेल एज वेल। एंड यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह, एज आई रिपीट, कि यहाँ पे आपको एक्सेल बहुत ऐसे अलग से नहीं सीखना है। जैसे आर में क्या कि पहले आपको आर की कमांड सीखनी थी, फिर CS1 आर में कैसे करना है आपको वो सीखना था, सेम गोस फॉर CS2 एज वेल। यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे MS एक्सेल, यहाँ पे डायरेक्टली प्रैक्टिस क्वेश्चंस कि ये क्वेश्चन है, हमने ये सीखा है, इसको हमें कैसे करना है, ये हमारा पैसा आ रहा है, हमें पेन पेपर पे आता है निकालना, अब हमें एक्सेल पे कैसे करना है, तो वो हम डायरेक्ट हम करना सीखेंगे। तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा एक्सेल का कि जैसे मान लीजिए 5-6 क्लास हो गई है, अब हमारा कंटेंट इतना हो गया, या उसके बाद जो चैप्टर है उसका आपका एक्सेल है, तो सैटरडे संडे हमने क्लास कर ली है,
वीकडे में मोस्ट प्रोबेबली प्रेफरेबली ऑन मंडे हम नाइट में, है ना, कोई वर्किंग है, किसी का कॉलेज है, कुछ नहीं है, विल डू एन ऑनलाइन सेशन। जैसे मान लीजिए कुछ भी हमने ऑनलाइन सेशन रखा तो उसमें क्या है, एक्सेल का भी आई विल गिव यू एन आइडिया। तो मान लेते हैं जैसे कि चैप्टर है लोन शेड्यूल। अब लोन शेड्यूल के मानते हैं कि एक्सेल में 6 क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए हुए हैं, ऐसा मान लेते हैं। अब 6 क्वेश्चंस में से क्या होगा, 1 या 2 क्वेश्चन हम साथ साथ कवर करेंगे ताकि आपको भी आइडिया लग जाए, है ना, स्टार्टिंग में। उसके बाद बाकी 4 क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, उनके भी वीडियो सॉल्यूशन आपके पास रहेंगे कि जस्ट इन केस इफ यू गेट स्टक तो आप क्या उनको रेफर कर सकते हो और अपना आंसर भी आप मैच कर सकते हो, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ शीट मिलेगी, यू विल गेट योर वीडियो सॉल्यूशंस ऑफ दोस क्वेश्चंस जो मैंने रिकॉर्ड किया, किसी और ने नहीं किया। एंड एक्सेल हमें जिस तरीके से पढ़ना है उसको भी मैं आपको क्लियर करता हूं। मोस्टली लोग ना एक्सेल बहुत गलत तरीके से पढ़ते हैं, ये जो प्रैक्टिकल पेपर है वो बहुत गलत तरीके से पढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं लोन शेड्यूल में 5 टॉपिक्स हैं, A B C D E, ठीक है। अब A पे जो है, A के बेस पे 2 क्वेश्चन हैं आपके पास एक्सेल के, B के बेस पे 1 है, C के बेस पर 1 है, D के बेस पर भी 1 है, E के बेस पर भी आपका 1 है। टोटल 6 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट करते क्या है कि जैसे उन्होंने ए टॉपिक पे एक क्वेश्चन देखा, मान लो मेरा वीडियो देखा या हमने लाइव में किया, अब उनको लगा कि ठीक है ए पे तो मुझे प्रैक्टिस करना आ गया, वो सेकंड क्वेश्चन कर लेंगे। फिर जब वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि टॉपिक कौन सा आपका बी है, बोलेंगे यार बी टॉपिक पे तो हमने एक्सेल पे क्वेश्चन किया ही नहीं आज तक, चलो इसको पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका हमें करना कैसे है। देखेंगे, अब वो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, उसमें एक ही क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करनी है। सेम सी के लिए करेंगे, डी के लिए करेंगे, ई के लिए करेंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। एमएस एक्सेल जो आपका पेपर बी है वो 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक है आपका एमएस एक्सेल की स्किल्स कि आपको डेटा पुट करना आता है, आपको कमांड लगानी आती है, और एक है आपकी CM1 की चैप्टर नॉलेज। अब अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो क्या इसकी नॉलेज है आपके पास? ऑफ कोर्स है। आप अभी तक एमएस एक्सेल करते आए हो तो क्या इसके टूल्स यूज करना आता है आपको? ऑफ कोर्स आता है। तो जब ये दोनों चीजें आपको आती हैं तो हर टॉपिक पे एक एक क्वेश्चन आपको देखने की जरूरत क्या है, सीधे उठाओ, खुद से करो क्वेश्चन, है ना। अगर हर टॉपिक पे आप एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ढूंढते रहोगे कि पहले इसको प्रैक्टिस में देख लेते हैं उसके बाद हम करेंगे, देन आप बस क्वेश्चन याद कर रहे होगे। इनिशियल चैप्टर में ऐसा होगा, इनिशियल में पूरी लीनियंसी, बिकॉज फर्स्ट टाइम आप एक्सेल पे कुछ कर रहे हो इस तरीके का, तो आप चाहे दो वीडियोस देख लो, 3 वीडियोस देख लो आप प्रैक्टिस के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। क्योंकि अभी क्या, अभी आपको कंफर्टेबल होना है। जब आप कंफर्टेबल हो गए हो तब आपको कोई जरूरत नहीं है, सीधे क्वेश्चंस आप ट्राई करो, बिकॉज आपको चैप्टर भी आता है, आपको एमएस एक्सेल भी आता है। दैट इज इट। क्लियर है ये चीज? और कोई डाउट है इसमें? ऑफलाइन ऑनलाइन में कुछ नहीं। ऑफलाइन में अगर हम एक्सेल कराएंगे तो क्या होता है कि जैसे यहाँ पे क्लासेस अब अच्छा ओके ओके, आपने कोविड के टाइम से शुरू किया है क्या पेपर? आपने सीधा ऑनलाइन देखा है? अच्छा कब? अच्छा 19 से पहले दिया था? अच्छा कोविड से पहले दिया था आपने? अच्छा पढ़ा था। ऑनलाइन में कुछ नहीं है, ऑनलाइन में वही आपको जो भी सॉल्यूशन आपको लिखते थे आप पेन पेपर में, वो आपको एमएस वर्ड पे टाइप करके देना है। एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग इज सेम, नथिंग हैज चेंज, है ना। तो आपका ये है। एंड सेकंड चीज है क्या है कि मैथमेटिकल टाइपिंग की में प्रैक्टिस करेंगे। मैथमेटिकल टाइपिंग में ऑफ कोर्स व्हेन वी विल स्टडी CM1 तो आप ये देखोगे कि बहुत सारे ऐसे मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, नोटेशन है जो कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, बट यूके ने लीनियंसी हमें दी हुई है कि ठीक है उनको भी आप वर्ड्स में लिख सकते हो। तो CM1 में जो मैं प्रिफर आपको करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप बाद में पढ़ोगे, आप कुछ इस तरह की चीज पढ़ोगे CM1 में। अब मैथमेटिकली ऑफ कोर्स इसको टाइप कर सकते हैं, आपके असाइनमेंट मैंने खुद टाइप किए हुए, आपके असाइनमेंट सब कुछ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट इसको अगर मैं सिंपल एमएस वर्ड में, जब यूके ने बोला है कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसमें मुझे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये प्लेन इंग्लिश अल्फाबेट है, टी लिखा, ए लिखा, ब्रैकेट बनाया, सबके सिंबल हैं आपके पास, तो मैं क्यों नहीं लिखना चाहूंगा? ऑफ कोर्स लिखना चाहूंगा, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो इस तरह के आपके एक्सप्रेशंस हैं, ए बी ई टू द पावर लेट्स से 2x + 3dx, ऑफ कोर्स यूके ने कहा है कि इसको भी आप इंटीग्रेशन को भी आप इंग्लिश वर्ड में लिख सकते हो। बट मैं अगर इसको इस तरीके से लिखने जाऊंगा ना, INT 2x + 3, है ना, फिर ऐसे ए बी, तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाऊंगा कि मैंने लिखा क्या है। तो ऐसे मैथमेटिकल चीजें जिसको वर्ड में लिखने में हम खुद कंफ्यूज हो जाएं, उसको हम सिंपल प्लेन इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, उसकी हम मैथमेटिकल टाइपिंग में प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन जहां पर मुझे लीनियंसी है और जहां पे मुझे पता है कि दिस आल्सो लुक्स नीट एंड क्लीन, तो उसको हम प्लेन इंग्लिश में लिखेंगे। वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम इन मैथमेटिकल टाइपिंग। इससे आपकी जो स्पीड है वो भी इंक्रीज होगी, है ना। दिस इज व्हाट वी डू, ठीक है। और किसी को कोई भी क्वेरी है? ऑनलाइन हम उसके ऑनलाइन क्लासेस करेंगे, बिकॉज ऑफलाइन में क्या है कि टाइम बहुत ज्यादा किल होता है।
ऑफलाइन में जैसे सपोज 1.5 घंटे के आसपास आपकी क्लास हुई है अभी, या 2 घंटे, अब बाद में का चैप्टर लेंथी होंगे तो इट विल हैव 2 आवर्स की क्लासेस। एक्सेल में यू विल सी कि जो क्वेश्चन 5 या 6 मिनट में खत्म हो जाता है व्हेन वी विल डू ऑफलाइन या समथिंग लाइक दैट, तो उसी क्वेश्चन में क्या 30 मिनट 35 मिनट्स के आसपास का टाइम लग जाता है, एंड वो बहुत लेंथी हो जाता है आपका। बट ऑनलाइन में भी आपको क्या लाइव ऑनलाइन होगा, तो अगर किसी को कहीं पर कुछ भी क्वेरी आ रही है, एंड दैट ऑल्सो मेक्स इट ईजी एक्चुअली ऑनलाइन। तो सपोज कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट की कुछ क्वेरी आ रही है कि सर मैंने सब कुछ ठीक किया फिर मेरा आंसर नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसमें क्या देखिए सिंपली वो शेयर द स्क्रीन, यहाँ पर क्या मुझे आपके पास आना पड़ेगा, आप आओगे सर देखना मैंने क्या गलती की है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ना। और बहुत माइनर मिस्टेक्स आपकी होती हैं, कई बार एक ब्रैकेट मिस हो गया है या कई बार आपने कोई सेल गलत सेलेक्ट कर लिया है, तो उसमें क्या यू कैन सिंपली शेयर योर स्क्रीन कि सर मेरा आंसर नहीं आ रहा है, वी कैन सिंपली सी कि अरे आपने ये एरर किया है, एज सिंपल एज दैट, खत्म कर देते हैं, है ना। तो दिस हाउ वी डू। नहीं ऑफ कोर्स दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि एमएस एक्सेल में कॉन्सेप्ट है ही नहीं। जो भी थ्योरी में जो हमें पढ़ना है, जो भी आपको पढ़ना है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं लोन शेड्यूल की बात करूं, तो जब आपने लोन लिया तो लोन शेड्यूल में जो पहली चीज आप सीखोगे कि लोन का पूरा शेड्यूल कैसे बनता है, इंस्टॉलमेंट कितनी आती है, हर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना आता है, वो आपने पेन पेपर पे सीख लिया है। वही चीज हमें एमएस एक्सेल में पेपर बी में आपकी रेप्लिकेट करनी है। तो वहीं पे मैं क्वेश्चन पिक करूंगा आपके असाइनमेंट का ही, और साथ साथ हम क्वेश्चन करेंगे आई से कि देखो जो हमने क्लास में पढ़ा था इसको हम ऐसा करेंगे, बिकॉज जो चीज हम क्लास में पढ़ेंगे ना यू विल सी कि एग्जैक्टली वही चीज क्या कर रहे हैं हम एक्सेल में कर रहे हैं, हमें कुछ भी उसमें नया सीखने की जरूरत नहीं होगी। तो कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिकल वो सारा का सारा आपका सब कवर होगा उसमें, सो डोंट वरी अबाउट इट। हाँ वो भी होंगे, डेफिनेटली होंगे, है ना। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि जस्ट इन केस आप अगर मिस कर रहे हो तो आप सीधे आपके रिकॉर्डिंग्स भी आपके पास अवेलेबल रहती हैं। हाँ जी हाँ वीकडे में होगी। अगर इफ यू गाइस विल फील कंफर्टेबल तो वीकेंड पर हम इवनिंग में या लेट नाइट हम रख सकते हैं, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। अदरवाइज क्या वीकडे में ऐसा है वो आपका जनरली जो ऐसा रहता है कि वीकेंड पे आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, अब मंडे को सपोज 8 o'clock के आसपास, है ना, 8:30, किसी का ऑफिस भी है अगर तो भी आपका खत्म हो गया, आराम से कंफर्टेबली आप बैठो, है ना, एंड विल डू अ लाइव ऑनलाइन सेशन आराम से। हम साथ साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस हो गए आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, कुछ डाउट आएगा तो आपको आराम से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसमें कुछ नहीं है सर, डोंट वरी, क्योंकि एमएस एक्सेल को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते ना, उसमें सारी की सारी, हाँ तो वो जो एक्सेल शीट होती है आपकी वो जाती है उनके पास सीधे, है ना। तो वो मैं बोल रहा हूँ कि वो जो सीएस में जो इश्यूज थे वो बहुत सारे यहाँ पर क्या है आपके सिंप्लीफाई हो जाते हैं, हमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होती है, इट बिकम्स ईजी, राइट। अभी जो प्रॉक्टरिंग का आया है सीबी पेपर्स के लिए सुनने में आ रहा है, अभी फाइनली मुझे नहीं लगता कि उनकी नोटिफिकेशन आई है, अगर होगी तो वो आ जाएगी, पता चल जाएगी आपको, एटलीस्ट वो पहले से आपको बताएंगे कि आप चीटिंग वीटिंग नहीं कर सकते हैं, ऐसा मत करना, वैसे भी नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए, है ना। बहुत एक सिंपल सी बात है, चीटिंग मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ, चीटिंग आप कितने भी अच्छे तरीके निकाल लो चीटिंग करने के, ठीक है, दे विल समहाउ फाइंड इट, एंड कभी कभी शायद तो पैनिक पे भी खेल जाए आपके क्योंकि जब फर्स्ट टाइम पेपर हुआ था तो बहुत लोगों को रैंडमली भी मेल आए थे कि हमें लग रहा है आपने कुछ चीटिंग की है, कुछ किया है, अब आप जस्टिफाई करो। अब चीटिंग की है और उसको बताएं तो जस्टिफाई करने से, अब नहीं किए तो कुछ जस्टिफाई कैसे करें कि मैंने नहीं की है ना। कई बार ऐसा होता है, लोगों ने बहुत दिमाग लगाया चीटिंग करने के लिए सब, एक तो जैसे स्लॉट्स होते हैं, कई बार जो पहले वाला स्लॉट है कई बार पेपर में और बाद वाला स्लॉट है, पहले स्लॉट में एक फ्रेंड ने वो आपको एक फ्रेंड को मिल गया, दूसरे में किसी और को मिल गया, उसने कर दिया पेपर डाउनलोड, फ्रेंड को भेज दिया, तो दूसरे वाले ने अपनी आईडी से पेपर डाउनलोड ही नहीं किया, तो पेपर तो आ गया है, टाइप कर रहा है आराम से, तो यूके मेल आ रहा है, कह रहे हैं यार एक बात बताओ, तुमने पेपर तो करके भेज दिया, तुमने डाउनलोड तो किया नहीं था पेपर, तुम्हारा पेपर कहाँ से आया। इस तरह की चीजें भी हो रही हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि उन्होंने क्या किया, सिलेबस बांट लिया, आप लोग फ्रेंड बन गए, आप बोले देख घर में बैठ के एक साथ बैठ के पेपर देते हैं, शुरू के 4 चैप्टर के क्वेश्चन तू करना, बाकी के 5 के मैं करूंगी, अगले पूरा वैसे बिल्कुल सामूहिक काम चल रहा है, ठीक है। हुआ है, हमें भी स्टूडेंट्स आगे खुशी खुशी बता रहे सर हमने ऐसा किया, उनका बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया, तीनों के तीनों बहन, 3 फ्रेंड्स थे, ठीक। आप सोचो, मतलब ये तो सबसे बड़ी फुलिशनेस है, क्योंकि आपने जो मिस्टेक की है वो भी सबने की है ना, सेम मिस्टेक, है ना, सेम मिस्टेक सब कर रहे हैं, सेम तरह की चीजें आप कॉपी कर रहे हैं, तो आप इस तरह की चीजों में हमें इंडल्ज होना ही नहीं है, ना हमें चीटिंग करनी है, ना हमें कुछ करना है। ऑफ कोर्स विल फोकस ऑन प्रिपरेशन, कि प्रिपरेशन आपकी अच्छे से हो, एंड हमें क्वेश्चंस हमें अच्छे से प्रैक्टिस करना है, सो डू नॉट इवन थिंक अबाउट चीटिंग और समथिंग लाइक दैट। अभी प्रॉक्टरिंग का खैर अभी तो नहीं आया, शायद सीबी में अभी शायद कर देंगे इंट्रोड्यूस, एंड देल सी, शायद सीबी वालों से पूछा था कि वुड यू बी कंफर्टेबल समथिंग, तो यूके वाले पूछते भी हैं कि आप कंफर्टेबल हैं, बिकॉज वहाँ पे प्राइवेसी बहुत बड़ा कंसर्न है ना, तो पूछते भी हैं कि ठीक है। इंडिया देखो, कैमरा ऑन करो, इंडिया में तो लिटरली लोग बैठते हैं, आप हल्का सा आप ऐसे अपनी चेयर को आप ऐसा कर लीजिए, कोई बात नहीं, डोंट मूव, स्टे स्टिल, बोले भाई क्या बिल्कुल ही वो चल रहा है, तो इंडिया में तो वो चल रहा है। तो इंडिया में तो खैर खुशी की बात है कि पेन पेपर बेस्ड हो रहा है,
क्योंकि इंडिया में तो ऑनलाइन तो बहुत बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, बहुत बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, राइट। सो और किसी को कुछ डाउट है कुछ पे? हाँ हाँ प्लीज। हाँ राइट, सो दिस इज द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, राइट, कि हमें हर दिन हमें कितना पढ़ना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स इसका कोई भी एक सिंपल प्लेन और एक जनरल आंसर नहीं हो सकता। तो उसी के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए क्या है कि यू विल ऑलवेज हैव टास्क, कि आपको ये असाइनमेंट पूरा करना है। एमएस एक्सेल आपको शुरुआत से साथ साथ प्रिपेयर करना है, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। आपको ये नहीं करना है कि आपको बाद में प्रिपेयर करना है कि हम बाद में एक साथ कर लेंगे, अभी हम खाली थ्योरी पे ध्यान देते हैं या अभी हम खाली उस पर ध्यान देते हैं, एमएस एक्सेल हम बाद में कर लेंगे, साथ साथ हमें प्रैक्टिस करनी है। सो लेट्स से कि आपको पता है कि नेक्स्ट वीक में आपकी डाउट क्लास है और इस चैप्टर का एक्सेल भी हो चुका है, तो आपका सिंपल टास्क हो गया इस वीक के मेरे सारे असाइनमेंट मेरे कंप्लीट हो जाए और जो मेरा एक्सेल है वो भी मेरा कंप्लीट हो जाए, ताकि नेक्स्ट वीक मेरी डाउट क्लास हो जाए। उसके बाद अगर टेस्ट हो रहा है तो मैं वो कंप्लीट कर पाऊँ। इतना सिंपल सिंपल जो आपके लिटिल टास्क है वो आपके टाइम टू टाइम कंप्लीट होते रहने चाहिए। एंड दूसरा क्या है कि हर किसी का स्टडी जो टाइम है और ड्यूरेशन वो भी आपका डिफर करेगा, बिकॉज हर किसी का शेड्यूल आपका अलग अलग है। दूसरा क्या है, हर किसी का कंफर्टनेस आपका अलग अलग है। किसी को कोई चैप्टर बहुत अच्छे से आ गया समझ में, वो आधे घंटे में वो आपका कंफर्टेबल है, किसी को 1.5 या 2 घंटे पढ़ना पड़ेगा उस चीज को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जो आपका पेस है, जो क्लास में पेस चल रहा है, आप उसके साथ साथ आप मेंटेन होने चाहिए। फिर अगर वो आपका हफ्ते में सिर्फ 3 घंटा पढ़ के वो पेस मेंटेन हो रहा है, दैट इज गुड। अगर वो हफ्ते में आपका 8 घंटा 10 घंटा पढ़ के हो रहा है, दैट इज ऑल्सो गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो पेस है, जो कंसिस्टेंसी है, दैट शुड नॉट बी लॉस्ट, दैट शुड बी मेंटेन्ड, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट? क्लियर? चलो लेट्स मूव अहेड। तो आज विल ओनली हैव लिमिटेड टाइम स्टडी करने के लिए, लेट्स सी कितना पढ़ पाते हैं। तो टुडे विल स्टार्ट विद अ चैप्टर दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट के आगे भी कुछ शुरू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, राइट? इनको रेस्ट दे देते हैं। सो सबसे पहले कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसके बाद लेट्स सी कितना टाइम आपके पास बचता है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, इसको एग्जांपल से, है ना, लेट्स थिंक अबाउट एन एग्जांपल, एक केस स्टडी समझते हैं। सो लेट्स से देयर इज समवन नेम्ड मिस्टर अमित, ठीक है, अमित नाम है। अमित के पास क्या एक शॉप है और वो शॉप जो है मार्केट में बहुत अच्छी जगह पर है ना, उसकी जो लोकेशन है बहुत अच्छी है, उसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है और जो एक्सेसिबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। सो एक बैंक है जिसको उसी मार्केट में क्या अपना एटीएम खोलना था, बिकॉज वो लोकेशन बहुत अच्छी है ना। तो बैंक जो है, बैंक को जो अमित की लोकेशन है, जो शॉप है वो पसंद आई एंड दे ट्राई टू कॉन्टेक्ट अमित एंड दे सेड कि हमें जो है आपकी बैंक की जो लोकेशन है वो हमें अच्छी लग रही है एंड वी आर विलिंग टू बाय इट, राइट? एंड हम रेंट पे नहीं, हम इसको सीधे खरीद लेंगे एंड जो आज के हिसाब से जो उसका प्राइस बनता है वो बनता है 30 लाख रुपीस के आसपास, ठीक है। बट बैंक ने कहा कि ये पैसा जो है मैं आज आपको नहीं दूंगा, आज से ये पैसा मैं आपको 1 साल बाद देने वाला हूँ, है ना। दुकान में आपसे आज ही परचेज कर लूंगा, पर जो 30 लाख है ये आपको क्या 1 साल के बाद मिलने वाला है। फॉर सम रीजन जो अमित है, ही इज नॉट क्वाइट हैप्पी अबाउट दिस डील, है ना। उसमें क्या एक हिचक है, एक रिलक्टेंस है कि वो ये डील नहीं करना चाह रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक कैन बी द पॉसिबल रीजंस ऑफ दिस रिलक्टेंस? वो उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है इस डील से? एक साल बाद वैल्यू कुछ और होगी, ओके। इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई होगी, ठीक है। करेंसी फ्लक्चुएशन हो रही है, ओके, ठीक है, परफेक्ट। हाँ, सेटिस्फैक्शन कैन बी वन रीजन, ऑफ कोर्स, परफेक्ट, ठीक है। और कोई रीजन, एनी रीजन, कुछ भी आ रहा है दिमाग में, कुछ गलत नहीं, सब सही है यहाँ पे, है ना, कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा हो, है ना। रिस्क भी है, बैंक पैसा दे या ना दे, है ना, राइट, करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और कुछ, है ना। सो वी हैव मेनी रीजंस, राइट। तो सबसे पहले जो इशू है इसमें, वो इशू क्या है जो इन्होंने बताया, वो सुनिए। हाँ, देवांशु। तो देवांशु ने बताया सबसे पहले क्या, रिस्क, है ना, उसको बोलते हैं रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, है ना, दैट इज नोन एज रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, है ना। अगर बैंक डिफॉल्ट कर गया तो, है ना, आज अगर दुकान बिक रही है और आज मुझे पैसा मिल जाए तो पैसा मुझे आज के आज मिल गया है, बट 1 साल बाद जब मुझे पैसा देने की बात हो रही है, अगर बैंक ने मुझे पैसा नहीं दिया, अगर बैंक ने डिफॉल्ट कर दिया तो क्या होगा? सो दिस इज नोन एज रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। बट इस केस में ये रिस्क ऑलमोस्ट 0 to none है, होता है। दिस रिस्क इज मेनली प्रेजेंट इन फ्रेंडली लोन्स। बेसिकली सपोज आपने मुझसे पैसा लिया, आपने कहा 10,000 की नीट आप प्लीज दे दीजिए,
मैं आपको 1 महीने बाद वापस दे दूंगी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप ले लो। अब 1 महीने बाद मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, आप मिल ही नहीं रहे हो, है ना, आज पहली बार मिले हैं, आप मिल नहीं रहे हो, या आपने मना कर दिया मेरे पास तो मैं क्या ही कर लूंगा, आपका कुछ नहीं कर सकता, मैं झगड़ा कर सकता हूँ एक बार के लिए, बट उससे भी क्या होगा, पैसा तो नहीं मिलेगा। तो ऐसे केसेस में क्या है कि ये रिस्क बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। बट सिंस जो हमारा क्लाइंट है दैट इज बैंक विच इज अ वेरी क्रेडिबल क्लाइंट। दूसरी बात क्या है, आज अगर दुकान बिकेगी, ऐसी कोई डील होगी तो प्रॉपर एक अग्रीमेंट होगा, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा, है ना, जिसमें क्या बैंक बाद में मुकर नहीं सकता है, मुकरेगा तो आई कैन सू इट, है ना, मैं केस कर सकता हूं उस पर। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है दैट इज ऑलमोस्ट 0 to none, बट हाँ रिस्क ऑफ डिफॉल्ट भी क्या आपके पास एक इशू रहता है। दूसरा जो किसी ने बताया, सेटिस्फेक्शन ऑफ कंजम्पशन। सेटिस्फेक्शन, जो पैसा मुझे आज मिल सकता है, जो पैसा मुझे आज मिलने का कंजम्पशन का जो मेरा सेटिस्फेक्शन है, उस सेटिस्फेक्शन को मैं 1 साल के लिए क्यों डिले करूं फॉर विदाउट एनी रीजन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिंपल सा मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अभी फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल कल ही खत्म हुई है, इस बार तो बहुत ही बेकार सेल आई थी, कुछ नहीं मिला उसमें अच्छा, बट फिर भी सेल तो थी। तो सपोज, लेकिन आईफोन 13 के तो प्राइस गिरे थे, है ना, तो आई थिंक 70 के आसपास उसका ओरिजिनल प्राइस है, 53 तक वो मिल रहा था, 53 54 तक। तो सपोज आई थिंक 23 से स्टार्ट हुआ था, सपोज अगर 15 को किसी को आईफोन 13 परचेज करना होता है ना, सपोज आपके फ्रेंड को परचेज करना होता, तो आप क्या बोलते हैं कि एक काम कर, अभी मत ले, 8 दिन रुक जा, फ्लिपकार्ट की सेल आने वाली है, ठीक है, उसमें क्या है तेरा जो प्राइस है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। ऑल्दो वो आज 70,000 रुपए देकर के आईफोन परचेज करने का सेटिस्फेक्शन ले सकता है, उसके बाद आज के आज वो फोन आ जाएगा, बट वो अपना सेटिस्फेक्शन 8 दिन शायद डिले करना चाहेगा, बिकॉज उसको क्या बेनिफिट देखने को मिल रहा है, उसको क्या 14-15 हजार रुपए का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो ऐसे केस में वो क्या अपना सेटिस्फेक्शन डिले कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि फ्लिपकार्ट बोलता है कि ठीक है सब में सेल है बट आईफोन 13 में सेल नहीं है, तो क्या कोई सेंस था उस सेटिस्फेक्शन को डिले करने का? ऑफ कोर्स नॉट, आज ही लूंगा, मैं परचेज करूंगा, मैं क्यों अपना डिले करूं जब मुझे कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिल रहा है। तो बैंक मुझे बोल रहा है कि आप जो आज प्रॉपर्टी का प्राइस है वो 30 लाख है, पर आज पैसे मत लो, 1 साल के बाद ले लेना, तब भी मैं 30 लाख ही आपको दूंगा। तो ऑफ कोर्स मैं इस सेटिस्फेक्शन को क्यों डिले करना चाहूंगा जब मुझे कोई एडिशनल बेनिफिट देखने को नहीं मिला। सो दिस इज माय अनदर इशू, सेटिस्फेक्शन ऑफ कंजम्पशन, राइट। दूसरा आपका इशू इन्फ्लेशन, है ना, दैट इज महंगाई आपकी बढ़ रही है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो अगर अगस्त के हिसाब से हम बात करें तो प्रीवियस ईयर का इन्फ्लेशन हम मान सकते हैं लगभग 7% के आसपास है। सिंपल टर्म्स में अभी समझते हैं, बाद में तो पढ़ना ही है हमें। 7% महंगाई का मतलब क्या है कि जो चीज आप पिछले साल 100 रुपए की परचेज कर सकते थे वो इस साल 107 की आएगी आपके पास, है ना। सिंपल टर्म्स में अभी के लिए समझते हैं, बाद में और टेक्निकली समझेंगे इस चीज को कि इसका मतलब क्या होता है। तो अगर वो 30 लाख रुपए अमित को आज मिल जाए, तो सपोज उसको कुछ भी परचेज करना है, उसको एक नया प्लॉट परचेज करना है, उसको एक नया फ्लोर बनाना है, उसको कुछ प्रॉपर्टी परचेज करनी है, सपोज कुछ भी करना है उसको, है ना। तो सपोज इस टाइम पे अगर उसको कोई प्लॉट परचेज करना है मान लेते हैं, तो 30 लाख में उसको 150 गज का कहीं पे प्लॉट मिल रहा होगा, ऐसा मान लेते हैं। तो आज के टाइम में 150 गज का प्लॉट मिल रहा होगा। अब अगर उसको पैसा 1 साल बाद मिला और तो होता है मार्केट में, और प्रॉपर्टी का अगर प्राइस बढ़ गया आपका 1 साल में, जो कि देयर इज अ वेरी गुड चांस कि बढ़ेगा, तो आज जो वो 30 लाख में 150 गज की प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, उसको 1 साल बाद शायद 100 गज की प्रॉपर्टी मिलेगी, है ना। तो बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन उसका पैसा आप बढ़ा के दे नहीं रहे हो, पर चीजों का तो प्राइस बढ़ रहा है, तो जितनी चीज वो आज परचेज कर सकता था इस प्राइस में, उतनी चीज वो 1 साल बाद परचेज नहीं कर पाएगा। तो ऑब्वियसली इन रियल टर्म्स क्या है, वो अपने पैसों की जो वर्थ है, जो वैल्यू है, वो लूज कर रहा है ड्यू टू इन्फ्लेशन है, ड्यू टू महंगाई। एक उसको इश्यू इस बात का और भी है। दूसरा, losing potential of earning more money, and this is the main reason, right? The problem is, अगर मुझे 30 लाख रुपए आज देते हैं, सपोज मैं कहीं भी, मैं किसी भी मैं शेयर्स में नहीं डाल रहा हूं, मैं कहीं नहीं डाल रहा हूं, उसने कहा यार तुम तो बैंक से, तुम्हें पता होना चाहिए था कि अगर आपकी बैंक के में अगर एफडी का रेट ले लूं, दैट इज अ सिंपल आपका एग्जाम, है ना, सपोज 6% मान लेते हैं, सिंपल, ठीक है, इतना होता नहीं पर मान लेते 6% 1 साल में मिल रहा है आपका एफडी का। उसने कहा कि यार अगर आज आप मुझे 30 लाख रुपए देते हो और मैं कुछ ना करूं, तुम्हारे खुद के ही बैंक में उसकी मैं अगर एफडी करवा दूं 1 साल की, तो 1 साल बाद क्या मेरा पैसा 6% से बढ़ चुका होगा, बिकॉज आप क्या मुझे इंटरेस्ट दोगे उस पर, है ना, 6% आप मुझे इंटरेस्ट दोगे। तो जब मेरे पास आज ये पैसा है तो मैं इससे और पैसा कमा सकता हूं। अगर आज आप मुझे पैसा नहीं दे रहे हो तो इसकी जो पोटेंशियल है एक्स्ट्रा पैसा अर्न करने का, वो मैं क्या कर रहा हूं, लूज कर रहा हूं। तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो नुकसान है ये मैं क्यों झेलना चाहूंगा। या तो आप क्या करो, मुझे 1 साल बाद आप मुझे पैसा बढ़ा करके दो, इट इज एज सिंपल एज दैट। जो मैं 6% जो मुझे लग रहा है मैं कमा सकता हूं आज के टाइम में, मुझे एक काम करो 1 साल बाद 6% बढ़ा करके दो। मैं 30 लाख में नहीं मानूंगा, 30 लाख प्लस 30 लाख का 6%, है ना। अब बैंक वाले को आगे बात समझ में कि इसको तो इसने पढ़ा हुआ है, इसको आती है बात समझ में, तो बैंक वाला रेडी है, सेट की ठीक है मैं आपको 6% दे दूंगा, ठीक है, आई एम रेडी। बगल में आपका अमित जो बेटा था
वो उसकी बातें सुन रहा था बगल वाले रूम से, एंड उसको ये बात बहुत बुरी लगी। मैंने कहा पता नहीं पापा कैसे हैं। उसने कहा पापा आप 6% क्यों कमाना चाहते हो, है ना, जब क्रिप्टो में आप 80% कमा सकते हो। आप वाई आर यू सेटलिंग फॉर 6%, है ना, जब आप 80% आप अर्न कर सकते हो क्रिप्टो में। मेरे दोस्त ने किया था, उसने 200 रुपये लगाए थे, 80% उसका पैसा बढ़ गया। देखो आज सुबह इसने वो स्क्रीनशॉट भेजा फ्रेंड्स वाले ग्रुप में। तो वाई आर यू सेटलिंग फॉर सच अ लेस परसेंटेज ऑफ 6% व्हेन यू कैन एक्चुअली अर्न 80%, 100%, 120%? आप डेफिनेटली आप अर्न कर सकते हो, ठीक है। बट आफ्टर लिसनिंग टू दिस आर्ग्यूमेंट, हिज फादर went to his room and he googled something, and from what he has googled we can clearly see कि he is not happy कि उसके बेटे ने जिस तरह की उसको एडवाइस दी है ना। तो why do you think कि जो मिस्टर अमित है he is not very much happy with his son's intelligence? इतना होशियार बेटा पैदा होके उसका दिल गदगद क्यों नहीं हुआ? He's not talking about the risk. He's not talking about the risk, Yeah. है ना, he's obviously he's not talking about the risk. It is not like regulated market, so there is a risk is like to peak. राइट। तो क्रिप्टो हो चाहे आपका शेयर्स हो, इक्विटीज हो, आप कभी भी रिटर्न को कितना परसेंट मुझे इसमें मिलना चाहिए, कितना परसेंट मुझे इसमें नहीं मिलना चाहिए, आप कभी भी सिर्फ रिटर्न के बेसिस पर कंपेयर नहीं करते। देयर इज आल्सो एन एक्स्ट्रा फैक्टर व्हिच इज नोन एज रिस्क, राइट। आपने कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि आपने बोला कि अरे मैंने 5 लाख रुपए मैंने म्यूचुअल फंड में डाल दिया, आपने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है अच्छी बात है, ग्रो करता रहेगा। कोई ना कोई आपको ऐसा दोस्त मिलेगा या अंकल मिलेंगे या आपको सब लोग मिलेंगे जो आपको वो एडवाइस करेंगे कि अरे क्या जरूरत है 5, अरे क्या किया, इससे बड़े एक काम करता, सत्या निकेतन में आउटलेट लेता, ठीक है 2 लाख में तेरा आउटलेट मिल जाती, 50,000 रुपये बनता रेंट। कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, कुछ मत कर, कोल्ड कॉफी और मैगी, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तेरी डेली की सेल इतनी, महीने का तेरा इतना प्रॉफिट, बता क्या फायदा। आपको मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, कुछ ना कुछ आइडिया जरूर वो आपको मिलेगा। बट क्या म्यूचुअल फंड और जो वो पूरा बिजनेस है, क्या उन दोनों का रिस्क लेवल सेम है? ऑफ कोर्स नॉट, है ना। स्पेशली मैं अगर सत्य निकेतन में इस एरिया की बात करूं तो मैं यहाँ पर भी मैं बहुत साल तक रहा हूँ, तो यहाँ पे गिनती के बहुत ऐसे 4-5 रेस्टोरेंट्स ही ऐसे हैं, क्यूडीज और इन सबको मिला करके, जो बहुत सालों से सस्टेन कर रहे हैं। उसके बाद वरना क्या होता है, कुछ टाइम बाद आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, बिकॉज यहाँ पर क्या हब है स्टूडेंट्स का, तो दे थिंक कि स्टूडेंट्स को हर चीज अपील करेगी, पर नहीं करती है। देखो जो फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट आता है उसमें भी क्या होता है, वो एक्सपेरिमेंट करता है हर जगह, बट उसका भी क्या फिर एक टेस्ट डेवलप हो जाता है। उसको पता है कि यहाँ पे पास्ता अच्छा मिलता है, यहाँ की कोल्ड कॉफी अच्छी है, यहाँ पे अच्छा है, तो उसके भी अपने फेवरेट्स बन चुके होते हैं। तो नए जो रेस्टोरेंट्स है, कैफे, उनको बहुत कम चांस मिलता है। तो सिंस ऑफ कोर्स क्रिप्टो हैज पोटेंशियल ऑफ मेकिंग 80%, 100%, 200%। मेरे खुद के पोर्टफोलियो में 1000% अर्न किया था एक टाइम पर। तो ये है, क्रिप्टो हैज द पोटेंशियल, बट वो रिस्क मैंने बियर किया बिकॉज उस टाइम मेरी एपेटाइट थी उसको बियर करने की। हर किसी की एपेटाइट नहीं होती है, एंड अगर आपकी उतने रिस्क बियर करने की एपेटाइट है, देन यू कैन डिस्कस अबाउट कि ठीक है फिर हम वहीं पे डाल देते हैं। तो कभी भी 2 इन्वेस्टमेंट्स को कंपेयर नहीं किया जाता उसके रिटर्न को, अगर उनका रिस्क सेम नहीं है। देयर इज अ वेरी सिंपल थिंग, हम CM1 में रिस्क के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करते, दैट वी कवर इन CM2, बट एक सिंपल जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो तो हम डिस्कस कर ही सकते हैं कि अगर if any investment has a tendency of high risk, you will expect high reward. That is as simple as that. If any investment has a lower risk, you cannot expect high reward. Right? अगर आपको 15-20% अर्न करने की आपकी इच्छा है, 20-25% आपको परसेंट अर्न करने की इच्छा है, तो आपको शेयर्स या इक्विटी के बराबर आपको रिस्क बियर करना होगा। आप उतना परसेंट FD से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपकी रिस्क बियर करने की कैपेसिटी नहीं है, एपेटाइट नहीं है, और आप FD में अपना पैसा अगर डाल रहे हैं, तो वहां पर आप 18% एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज आपका रिस्क कम है। तो उसके हिसाब से जो फेयर बनता है आपका, दैट इज अराउंड 6% के आसपास, 5% के आसपास जो भी रेट है वो आपको मिल रहा होगा। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ रिस्क विच यू आर डीलिंग विथ, है ना। क्लियर है ये चीज? ठीक है। ऑल्सो माई फादर हैड ऑल्सो गूगल द सेम थिंग व्हेन आई टोल्ड हिम कि मेरे को टीचिंग करनी, कॉर्पोरेट में नहीं जाना है। सो या राइट, सो वी आर गोइंग टू बैंक्स डील। ठीक है, अब बैंक के बाद अगर हम बात करते हैं तो व्हाई इज बैंक पेइंग एक्स्ट्रा 6%, आपको एक्स्ट्रा क्यों पे करने को तैयार है, एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट? बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। अगर मैं आज की बात करूं और अगर ये डील होती है, तो इफ दिस डील इज डन राइट नाउ, तो अमित के पास क्या था? शॉप। बैंक के पास क्या था? पैसा। अमित ने शॉप बेच दी, तो कायदे से जो 30 लाख रुपए जो पैसे हैं वो इस टाइम पे किसके होने चाहिए? अमित के, है ना। दो 30 लाख बिलोंग्स टू अमित, है ना।
इस टाइम पे जो कायदे से पैसे हैं वो अमित के पास आने चाहिए 30 लाख, बट क्या अमित के पास आ रहे हैं? ऑफ कोर्स नॉट। बैंक बोल रहा है कि मैं पैसे आपको अभी नहीं दूंगा, ये पैसे मैं अपने पास रखूंगा। तो एक तरीके से बैंक जो है 1 साल तक अमित का पैसा यूज कर रहा है ना। तो इस केस में अमित जो है लेंडर है, जिसने बैंक को पैसा दिया यूज करने के लिए, और बैंक क्या है? बोरोवर है ना, जिसने अमित का पैसा लिया है। तो 1 साल तक आपका अमित का जो पैसा बैंक यूज कर रहा है ना, उस पैसे को वो यूज करने क्यों देगा अमित? बिकॉज उसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा होगा। या आप ऐसा बोलो कि बैंक अगर किसी और का एसेट है, पैसा यूज कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बैंक क्या है, उसको कुछ ना कुछ कंपनसेट करना चाहेगा ताकि उसको पैसा यूज करने को मिले। सो द अमाउंट या द कंपनसेशन जो बैंक पे करेगा अमित को, या जो बोरोवर पे करता है लेंडर को फॉर यूजिंग हिज मनी, इज नोन एज इंटरेस्ट। बिल्कुल सिंपल टर्म्स में, है ना, कि मैं आपका पैसा यूज कर रहा हूं कुछ टाइम के लिए, तो मैं आपको रिवॉर्ड दूंगा, आपको कंपनसेशन दूंगा। तो उस कंपनसेशन को सिंपल टर्म्स में क्या बोलते हैं कि इंटरेस्ट, की मैं आपको इतना पैसा जो एक्स्ट्रा दे रहा हूं, दैट इज इंटरेस्ट। सिंपल, है ना। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, है ना। अब सारी चीजें क्या एक साथ कंबाइन होती है, जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया वो सारी चीजें क्या होती है? कंबाइन होती हैं। व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी? टाइम वैल्यू ऑफ मनी सिंपली ये बोलता है ना, दिस इज अ डेफिनेशन यू वुड वांट टू राइट। टाइम वैल्यू ऑफ मनी सिंपली ये बोलता है कि अगर आज के टाइम में आपके पास 100 रुपीज हैं और 1 साल के बाद आपके पास 100 रुपीज आने वाले हैं, तो आज के 100 रुपीज की वैल्यू ज्यादा होगी 1 साल के बाद 100 रुपीज के नोट से। वाई? बिकॉज वो पैसा अगर आज आपके पास है तो उस पैसे को इन्वेस्ट करके आप और एक्स्ट्रा पैसा अर्न कर सकते हो। सिंपल, है ना। भाई आपसे कहा मैंने कि आज आप मुझसे 100 रुपीज ले लो या 1 साल के बाद ले लेना, ठीक है, या आप 1 साल के बाद ले लेना। आपने कहा अगर आज आप मुझे अगर 100 रुपीज देते हो और 6% में साल का अर्न कर पाता हूं, तो मेरे पास 1 साल के बाद कितना होगा? 106। सिंपल। और 1 साल के बाद अगर आप मुझे 100 दोगे तो कितना होगा? 100। तो अगर यही 100 का नोट मुझे आज मिल जाए 1 साल के बदले, तो इसका, क्योंकि आज के टाइम में खुद एक पोटेंशियल है एक्स्ट्रा पैसा अर्न करने का, सो इसकी वैल्यू क्या है मेरे लिए? ज्यादा है एज कंपेयर टू दी अगर सेम अमाउंट ऑफ मनी मुझे फ्यूचर में मिलता है। लेकिन अगर आप मुझे ये बोलते हो कि 1 साल के बाद मुझसे 106 ले लेना, आई एम हैप्पी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मुझे ये बोलते हो कि 1 साल के बाद 100 नहीं 106 ले लेना, तो आज आप मुझे 100 दो या 1 साल के बाद 106 दो, मेरे लिए दोनों सेम बात है, मेरे लिए कोई इंडिफरेंट नहीं है। यहां ये नहीं कि मुझे 6 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है पर मिल भी 1 साल बाद रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे लिए दोनों क्या है? इंडिफरेंट है। आई विल बी हैप्पी इन बोथ द सिचुएशंस। सो दिस इज व्हाट टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज ऑल अबाउट, राइट। कि जो फ्यूचर में अगर सेम पैसा मिल रहा है और अगर आज मिल रहा है तो आज की वैल्यू ज्यादा है, बिकॉज आज का पैसा एक्स्ट्रा पैसा अर्न कर सकता है, उसका अपना एक पोटेंशियल है। ये चीज क्लियर है? डाउट है ना? टाइम वैल्यू ऑफ मनी की ये डेफिनेशन आप नोट कर सकते हो। दिस इज द क्रक्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। उसके बाद फिर विल स्टार्ट विद इंटरेस्ट, है ना। 15 मिनट के आसपास का टाइम और ले सकते हैं हम। आज खाली सिंपल ही कवर कर पाएंगे, बट ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज द आइडिया दैट मनी अवेलेबल एट द प्रेजेंट टाइम इज वर्थ मोर देन द सेम अमाउंट इन द फ्यूचर ड्यू टू इट्स अर्निंग पोटेंशियल कैपेसिटी। And this core principle of finance holds that provided money can earn interest, any amount of money is worth more than the sooner it is received. जितनी जल्दी वो पैसा आपको मिलेगा उतना आपके लिए फायदेमंद होता है। This will discuss in detail जब हम प्रेजेंट वैल्यूज का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो, ठीक है, क्लियर। चलो, तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे विल स्टार्ट विद द बेसिक आइडिया ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट दो टाइप के, सिंपल एंड कंपाउंड। तो जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है वो फर्स्ट टाइम में इंटरेस्ट पढ़ेंगे, या पहले पढ़ा होगा उन्होंने क्लास 8 विद, उस टाइम मैथ में हुआ करता था, बट आई डोंट नो, बट याद किसी को रहता नहीं है, ठीक है, बिकॉज वो साइंस में हम लोग यूज करते नहीं है। जो कॉमर्स है उनके लिए बिल्कुल आज बेसिक क्लास है इंटरेस्ट की, बट नोटेशंस विल बी डिफरेंट। जो आप पढ़ते आए हो दैट विल बी डिफरेंट, तो एटलीस्ट यू विल लर्न समथिंग, राइट। नोटेशंस हम यूज करेंगे क्लास में, वो सिमिलर होगी which will use on board, यूज ऑफ, which will use on board। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सेम होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, डेफिनेटली वही होंगे, राइट। नहीं, नोटेशंस अलग होंगी, कॉन्सेप्ट वही है, चेंज नहीं हुआ इंटरेस्ट। हाँ, जैसे आप पीआरटी लिखते थे, पीआरटी बाय 100 सब कुछ, हम उसको थोड़ा चेंज करके कुछ और लिखेंगे, बस वो डिफरेंस है, दैट विल सी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक आइडिया ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? द बेसिक आइडिया इज कि ओनली प्रिंसिपल अमाउंट अर्न्स इंटरेस्ट, है ना। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है? सिंपल टर्म्स में जो भी आपका इनिशियल अमाउंट है, जो भी आपका ओरिजिनल अमाउंट है, जो आपने इन्वेस्ट किया है ना, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल अमाउंट, है ना। एग्जांपल से समझते हैं।
मैंने कहा लेट्स से ₹10,000 is invested at 10% per annum simple interest for 2 years. ठीक है, यहां पे वी आर यूजिंग अ वर्ड पर एनम, इसका सिंपल सा मतलब होता है पर ईयर, है ना. दिस इज इन लैटिन जो लिखा जाता है पर एनम, है ना. तो कहने का मतलब है कि 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए गए 2 साल में और आपको यह बोला गया है कि आपको हर साल 10% सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा. तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे इस केस में दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब जो ओरिजिनल अमाउंट है आपका इनिशियल जो आपने एक्चुअली इन्वेस्ट किया या लोन लिया, जो भी आपका सिचुएशन है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, तो सिर्फ ये अमाउंट जो है आपका इंटरेस्ट अर्न करेगा. तो सपोज अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं, तो फर्स्ट ईयर में इफ आई वांट टू नो कि व्हाट इज माय इंटरेस्ट अमाउंट, कि फर्स्ट ईयर में मुझे कितना इंटरेस्ट अर्न करने को मिला, तो मुझे ये बोला गया कि मुझे 10% इंटरेस्ट अर्न करने को मिलेगा. तो मैंने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया दैट इज 10,000, तो 10,000 का 10% इज 1,000. तो फर्स्ट ईयर में मुझे जो इंटरेस्ट मिलेगा कितना मिलेगा, 1,000 का मिलेगा. व्हाट विल बी माय टोटल अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, मैंने कहा 10,000 तो मेरे पास पहले से थे, 1,000 मेरे पास और आ गए, तो मेरे पास हो गए 11,000. इस टाइम पे मेरे अकाउंट में कितने हो गए, 11,000. अब मैं सेकेंड ईयर की अगर बात करूं, अब मुझे जानना है कि सेकेंड ईयर में मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा. अब ऑल्दो मेरे अकाउंट में पैसे कितने, 11,000, बट दिस इज सिंपल इंटरेस्ट. तो सिंपल इंटरेस्ट क्या बोलता है कि चाहे आपके अकाउंट में कितने भी पैसे हो, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है ओरिजिनल, सिर्फ इंटरेस्ट क्या मिलता है, उस पर मिलता है. तो ऑल्दो 11,000 मेरे अकाउंट में है, पर इस साल भी 10% सिर्फ किसका मिलेगा, 10,000 का. तो ये हो गया 1,000. अच्छा, 2 साल तक टोटल मुझे इंटरेस्ट कितना मिला, टोटल इंटरेस्ट टिल 2 years है ना, 2,000. व्हाट इज द टोटल अमाउंट आफ्टर 2 years, 12,000, है ना. और यही पैटर्न क्या है आपका आगे फॉलो करता रहेगा, है ना. सिंपल में सिंपल सी बात क्या है कि जो इंटरेस्ट मिलता है वो किस पे मिलता है, आपका प्रिंसिपल पे मिलता है ना, एज सिंपल एज दैट. इसको मुझे अगर जनरलाइज करके लिखना है, लेट्स से आई वांट टू जनरलाइज इट, ठीक है. इन जनरल मैंने कहा इफ अमाउंट C is invested at the rate of I per annum को मैं PA लिख रहा हूं, simple interest, let's say for n years, then total interest in n years will be, है ना. तो ऊपर से पैटर्न देखते हैं. तो जब मैं 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया था, तो जो टोटल इंटरेस्ट मैंने 2 साल में कमाया वो कितना था, 2,000. क्या इस 2,000 को मैं 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकता हूं, है ना. 10,000 का 10% मुझे 2 बार मिला, तो ये आया क्या, अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, है ना. अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. तो यहां पे मैं बोल रहा हूं कि सपोज अगर सी अमाउंट मैंने आई रेट से एन ईयर्स के लिए अगर इन्वेस्ट किया है, तो टोटल इंटरेस्ट मुझे एन ईयर्स में कितना मिला होगा, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स, दैट इज CIN, है ना. तो अभी तक जो आप पढ़ते आए थे कॉमर्स वाले, वो पढ़ते थे PRT/100, है ना. बस ये चेंज हुआ है, P आपका बन गया यहाँ पे C, R/100 आपका बन गया यहाँ पे I, और जो T है आपका वो बन गया है ना, वी कॉल इट CIN. जैसे अगर मैं ऊपर वाले एग्जांपल की बात करूं, तो C कितना था मेरा, 10,000, I कितना था मेरा 10%, एंड N कितना था मेरा 2, कि मैंने 2 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया था. क्लियर, ओके. अब अगर कोई मुझसे पूछे कि व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट आफ्टर n years, अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो n years के बाद आपके पास टोटल अमाउंट कितना होगा, या इसको करेक्ट, या इसको हम बोलते हैं व्हाट इज द एक्यूमुलेटेड वैल्यू आफ्टर n years, है ना. पैसा क्या हो रहा है आपका, एक्यूमुलेट हो रहा है ना. हर साल आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपका पैसा एक्यूमुलेट हो रहा है. तो दिस इज द एक्यूमुलेटेड वैल्यू आफ्टर n years. कितना होगा, आप बोलोगे इनिशियली हमने जो इन्वेस्ट किया था वो था C,
और एन ईयर्स में जो मैंने टोटल इंटरेस्ट कमाया वो है CIN। तो दोनों का सम क्या होगा मेरे पास फाइनल, इसमें से C अगर आप कॉमन ले लोगे तो याद आएगा C इंटू 1 प्लस NI, राइट। तो हमें कभी भी एक एक साल का मैं ब्रेक करके देखने की जरूरत नहीं है, सीधे हमारे फॉर्मूले कि अगर n ईयर्स में मुझे टोटल इंटरेस्ट निकालना है दैट इज सिंपली CIN, और मुझे अगर ये देखना है कि आफ्टर n ईयर्स मेरा पैसा बढ़ के कितना बन चुका है दैट इज C इंटू 1 प्लस NI। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, चलो ये नोट करो, फिर क्वेश्चन देता हूं मैं आपको करने को। ठीक है, चल एक क्वेश्चन लिखना। an amount C if invested at the rate I per annum, an amount C if invested at the rate I per annum for 4 years, it accumulates to 6,400, and if invested for 7 years, it becomes 7,800. It becomes 7,800. Find the amount and interest rate. ठीक है, तो क्या बोल रहा है आपसे कि अगर आपको अमाउंट नहीं पता आपने कितना इन्वेस्ट किया, किस रेट पे आपने इन्वेस्ट किया, आपको ये नहीं पता, बस ये पता है कि उस अमाउंट को अगर आप 4 साल के लिए करते हो इन्वेस्ट तो कितना बनता है 6,400, है ना, और अगर 7 साल के लिए करते हो तो कितना बनता है 7,800। तो 2 इक्वेशन बनेंगी आपकी, अननोन भी आपके 2 हैं, ट्राई करो एक बार सॉल्व करने का, है ना। जिनके पास कैलकुलेटर से वो फाइनल आंसर निकाल सकते हैं, जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन बनाओ। अच्छा, जिनका फर्स्ट पेपर है वो कैलकुलेटर का नाम लिख लीजिए जो आपको परचेज करना है, कैसियो का FX82ES या फिर ES प्लस, दोनों में से कोई भी आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, प्रेफर करें कि आप यही परचेज करें क्योंकि इसमें कुछ फंक्शंस हैं जो हम बाद में यूज करते हैं तो ये काम आएगा। ओके, 45 ठीक है, तो मैंने रैंडमली अपने मन से बनाया क्वेश्चन, तो मुझे भी नहीं पता आंसर, कोई और आएगा तो पता चलेगा किसी और का, राइट। तो इक्वेशन क्या थी, आप बोल रहे हैं कि अगर सपोज एक टाइमलाइन क्रिएट करते हैं तो जो इनिशियल टाइम होता है आपका या जो करंट टाइम होता है उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, नाउ टाइम या करंट टाइम या जो इनिशियल टाइम है जहां पे सब कुछ आपका स्टार्ट हो रहा है, वी रिप्रेजेंटेड बाय 0, दिस इज नोन एज टाइमलाइन, जो हम आगे बहुत बनाएंगे, है ना। तो यहां पर क्या बोल रहा है, इनिशियल टाइम में C अमाउंट जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो आफ्टर 4 इयर्स
इट बिकम 6400, है ना। लेकिन यही पैसा अगर 7 साल के लिए अगर इन्वेस्ट किया जाए तो बढ़ के बन जाता है कितना, 7800, है ना। और इंटरेस्ट रेट आपको बताया हुआ है आई पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, तो आपको सी और आई पता लगाना है। तो सिंपल इक्वेशन है, आपको क्या बोला है कि अगर सी अमाउंट आप 4 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे आई रेट पे तो उसकी वैल्यू इतनी बनती है आफ्टर 4 इयर्स, जो आपको बताया हुआ कितनी है, 6400। अगर यही सी अमाउंट आप 7 साल के लिए आई रेट पे इन्वेस्ट करते हो तो वैल्यू ये बनती है जो आपको बताया कितना, 7800, है ना। ये दो इक्वेशन है आपके पास, दोनों को डिवाइड कर दो, सी से सी कैंसिल हुआ आपका, है ना। तो 1 + 4i मल्टीप्लाइड बाय 7800 इज इक्वल टू 6400 इंटू 1 + 7i। सिंपल इक्वेशन है ना। आपको आई वो शिफ्ट करना है तो आई की वैल्यू आई होप जो बताइए वही आ रही हो, है ना। बाकी आप लोग भी और चेक कर सकते हैं, 10.29% पर एनम आपको आई मिल गया तो आई की वैल्यू किसी में भी पुट करके आप सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, आज एक ही और कर पाएंगे। Amount 10,000 is invested. Amount 10,000 is invested at 10% per annum simple interest. At 10% per annum simple interest, है ना। इसमें ए पार्ट लिखना, ए पार्ट फॉर 5 years, ए पार्ट लिखना फॉर 5 years, और बी पार्ट लिखना फॉर 2 years, then immediately reinvested, for 2 years then immediately reinvested, या for 3 years लिखना, for 3 years then immediately reinvested for further 2 more years, then immediately reinvested for further 2 more years, है ना। Find the accumulated value under these two situations, ठीक है। Let's see, तो आपसे क्या बोल रहा है कि पहले पार्ट में 10,000 रुपीज 10% पर एनम सिंपल पे 5 साल के लिए इन्वेस्ट किए गए, बोला व्हाट विल बी इट्स एक्यूमुलेटेड वैल्यू आफ्टर 5 years। तो आप बोलोगे द सिंपल एक्यूमुलेटेड वैल्यू विल बी व्हाट, फॉर्मूला क्या है, C इंटू 1 + n है, दैट विल बी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 + n है 5, और 10% को 0.10 लिख सकते हैं, है ना। दिस इज द वे वी राइट इट। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 15,000, राइट। ये तो बिल्कुल सिंपल है आपका, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो अभी तक हमने किया था। जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है कि आपने पहले 10,000 को इन्वेस्ट किया 10% पर एनम सिंपल पे 3 साल के लिए, राइट। उसके बाद आफ्टर 3 years आपने इमीडिएटली उसको इन्वेस्ट किया, री इन्वेस्ट किया अगले 2 और साल के लिए, मतलब टोटल 5 साल के लिए। तो आफ्टर 5 years उसकी एक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आफ्टर 3 years उसकी वैल्यू कितनी थी। तो मैंने कहा व्हाट विल बी एक्यूमुलेटेड वैल्यू आफ्टर 3 years, दैट विल बी 10,000 1 + 3 इंटू 10%, दिस विल बी 13,000, है ना। तो यहां पे अमाउंट बढ़ के बन गया आपका कितना, 13,000। इसको आप ऐसे समझो कि मान लेते हैं कि आपका एक फ्रेंड है जो किसी और बैंक में काम करता है, आपने जो ये शुरू के 3 साल के लिए जिस बैंक में पैसा जमा किया था वो था बैंक ए, जो आपको हर साल 10% सिंपल इंटरेस्ट देता था, है ना। आपका एक फ्रेंड है जो बैंक बी में काम करता है, उसने कहा भाई इन्वेस्टमेंट की है कुछ, आपने कहा हाँ 10,000 रुपीज है, मेरे को हर साल 10% सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। तो उसने कहा एक काम करना भाई, चल तेरा 3rd ईयर है, इसको तू पूरा कर ले, मेरे बैंक में भी क्या 10% इंटरेस्ट ही मिलता है, ठीक है। एक काम कर, जैसे तेरे 3 साल पूरे हो जाए, तेरे को जैसे 3rd ईयर का इंटरेस्ट मिल जाए, उसके बाद पैसा निकाल करके इमीडिएटली मेरे बैंक में इन्वेस्ट कर देना, है ना। मेरा क्या, मेरा टारगेट है क्लाइंट लाने का, वो मेरा पूरा हो जाएगा और तेरे को तो कोई लॉस हो नहीं रहा है ना। तेरे को अभी भी क्या, हम भी 10% देंगे। तो उस पर्सन ने फिर क्या किया कि 3rd ईयर के बाद जब अमाउंट बढ़ के बन गया 13,000, उसने 10% पे ये अमाउंट बैंक बी में इन्वेस्ट कर दिया। नाउ व्हाट हैपेंड, जब बैंक बी में ये पैसा गया तो क्या बैंक बी के टाइम में प्रिंसिपल 10,000 था, नहीं, प्रिंसिपल बढ़ के कितना बन गया था, 13,000। शुरू के 3 साल में जो प्रिंसिपल था वो कितना था, 10,000 था। बैंक बी के लिए प्रिंसिपल बढ़ के कितना बन गया, 13,000। तो अब जो इंटरेस्ट मिलेगा किस पे मिलेगा, 13,000 पे। तो हम बोलेंगे व्हाट विल बी एक्यूमुलेटेड वैल्यू एट 5,
आप बोलोगे अमाउंट है मेरा 13,000 और ये 13,000 इन्वेस्ट हुआ कितने साल के लिए? 2 साल के लिए 10% पे, तो इसकी जो वैल्यू बढ़ के बन गई दैट इज 15,600। नाउ सिंपल इंटरेस्ट में ये आपकी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। आप अगर ऊपर देखो, इस पर्सन ने इनिशियली इन्वेस्ट कितने किए थे? 10,000। इसने इन्वेस्ट कितने किए? 10,000। दोनों केस में हर पर्सन के लिए हर साल का इंटरेस्ट रेट कितना था? 10%। कितने साल के लिए किए? 5 साल के लिए किए। बट इस पर्सन के पास 5 साल के बाद कितना पैसा है? 15,000। इसके पास कितना है? 15,600, है ना। क्यों आया डिफरेंस? बिकॉज 5 साल तक इस पर्सन के जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो 10,000 था, तो 5 साल तक जो इस पर्सन को इंटरेस्ट मिला किस पे मिलता रहा? 10,000 पे, 10,000 पे, 10,000 पे। इस पर्सन के लिए सिर्फ 3 साल तक जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो था 10,000, तो 3 साल तो इंटरेस्ट मिला सिर्फ 10,000 पे। लेकिन आगे के जो 2 साल है उस पे इंटरेस्ट किस पे मिला? 13,000 पे, बड़े हुए अमाउंट पे, तो इंटरेस्ट ज्यादा मिला। तो टोटल में इस पर्सन के पास 600 रुपए क्या है? एक्स्ट्रा है। अगर ये बीच में 2 साल के बाद भी अगर इसको री इन्वेस्ट करता, 1 साल के बाद और करता री इन्वेस्ट, तो उसके बाद अमाउंट क्या और बढ़ता, बिकॉज प्रिंसिपल बार बार चेंज हो रहा होता और इंटरेस्ट अमाउंट भी क्या बार बार चेंज हो रहा होता। तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ इनकंसिस्टेंसी। This is the problem of inconsistency in simple interest. कि अगर दो लोग सेम अमाउंट ऑफ मनी से सेम पर एनम के इंटरेस्ट रेट पे सेम टेन्योर के लिए अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो भी क्या है, देयर इज अ चांस कि बिकॉज ऑफ दिस इशू उनके पास ईयर एंड पे या उस साल के बाद क्या पैसा डिफरेंट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि इन्वेस्टमेंट में बीच में क्या मैनिपुलेशंस किए गए हैं या क्या चेंजेस लाए गए हैं। तो देयर इज दिस प्रिंसिपल ऑफ देयर इज दिस प्रॉब्लम ऑफ इनकंसिस्टेंसी, जिसके बेसिस पर फिर क्या है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, जो आपका दूसरा इंटरेस्ट है वो आपका इंट्रोड्यूस हुआ था। तो कल जब हम उसको पढ़ेंगे देयर वी विल सी कि वहां पर क्या इनकंसिस्टेंसी की कोई भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट। सो टुमारो विल स्टार्ट विथ आपका कंपाउंड इंटरेस्ट एंड देन विल डिस्कस अ बेटर क्वेश्चन। जैसे आज जिस क्वेश्चन को हम टारगेट कर रहे थे वो क्या था कि आज मेरे पास इतना पैसा है तो फ्यूचर में इतने साल बाद मेरे पास कितना पैसा होगा। बट दिस इज रियली द केस जहां पे हमें इशू आता है ना। एज एन एक्चुअली यू विल ऑलवेज बी कंसर्न अबाउट द सिचुएशंस लाइक कि आज से 8 या 10 साल के बाद मेरे इतने पैसों की लाइबिलिटी है, जो मुझे पता है मुझे कितना पैसा चाहिए, उसके हिसाब से मुझे आज कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा, जिसको हम बोलते हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू। तो कल विल डिस्कस और एड्रेस दी सेकंड क्वेश्चन कि हाउ डू वी कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यूज एंड विल स्टार्ट विद कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर? कोई डाउट इसमें? ठीक है, चलो कल मिलता है।